हाँ संजीव जी, शुरू कर। ठीक। हाँ दोस्तों, अब सही आ रहा है, कोई अब इशू नहीं होगा। ठीक किया गया अभी। चलिए, तो मैं दोस्तों में बात कर रहा हूँ सॉफ्ट पावर की। तो जोसेफ एस नाइन के द्वारा ये शब्द दिया गया। इसका कहना ये था कि भाई हम और भी तो माध्यम से, सिंपल सी बात है कि शक्ति हम वेपन के माध्यम से ही प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन वेपन के अलावा भी बहुत सारी हमारी ऐसी पावर होती हैं जिसको हम सॉफ्ट पावर कह सकते हैं। उसके दम पर भी हम क्या कर सकते हैं, दूसरों पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। जैसे हम बात करें कि भाई किसी देश का अगर टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी है, उसका इंफ्लुएंस पड़ेगा। किसी देश की जो समाज है, सोसाइटी है, कल्चर है, उसका भी इंफ्लुएंस होता है, उसका भी प्रभाव होता है। जैसे इंडिया की हम बात करें तो इंडिया की अगर हम कल्चर की बात करें तो देखिए, जैसे योगा, इंटरनेशनल योगा डे, पूरी दुनिया उसको क्या करती है, सेलिब्रेशन करती है। तो इंडिया अपनी स्मार्ट पावर, और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि अगर हम दो शक्तियों की तुलना करें, या तो हम चीन की तुलना करें, भारत से तुलना करें, दोनों की अगर हम कंपेरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि भले ही सैनिक क्षमता के दम में हम देखें तो चीन की ताकत बहुत ज्यादा है भारत से, लेकिन सॉफ्ट पावर के मामले में अगर देखें तो भारत की सॉफ्ट पावर चीन की तुलना में ज्यादा प्रभावशाली है। चाहे हम लोग बात करें इंडियन डायस्पोरा की बात करें, वर्ल्ड में जितना छाया हुआ इंडियन डायस्पोरा है कोई और भी नहीं है। हम अगर वर्ल्ड में अमेरिका की नासा की बात करें तो वहां पर हर तीसरा साइंटिस्ट जो है वो इंडियन है। यही बात अमेरिका में डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट तीनों के बारे में लागू होती है। तो कई, चाहे हम लोग मूवीज की बात करें, चाहे हम लोग कला की बात करें, चाहे हम लोग और कोई भी चीज बात करें, जैसे अभी हम बात करें कोविड-19 का, कल में तो कोई जिक्र कर रहा था, वैक्सीन की बात करें, तो उन सब के माध्यम से भी क्या करते हैं, हम लोग प्रभाव डालते हैं। सिंपल सी बात यह है कि शक्ति चाहे वो हार्ड हो या सॉफ्ट हो, दूसरे पर अपना प्रभाव डालकर, दूसरे को अपने इन्फ्लुएंस में लेकर आप अगर अपने राष्ट्रीय हित को साध ले रहे हैं तो कहा जाएगा कि आप जो हैं एक मजबूत शक्ति या आप एक शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं, और अपनी शक्ति के माध्यम से आप अपने हितों को साधने में क्या है, सक्षम है। तो दोस्तों, हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट स्टेट उन कंट्री को कहा जाता है कि जो हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट को साधने के लिए हिचकिचाते रहते हैं, यानी कि हमेशा झिझकते रहते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं किया। मोस्टली ये वो देश होते हैं जो कमजोर होते हैं, यानी कि जिनके पास शक्ति कम होती है, तो वो हमेशा क्या रहते हैं, कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। उनको सॉफ्ट स्टेट कहा जाता है। वर्तमान में अगर आप देखें तो भारत के बारे में कहा जाता है कि वर्तमान में भारत हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों के मिश्रण को लेकर चल रहा है, दोनों को साथ लेके चल रहा है। लगातार हम अपनी शक्ति की भी क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। चाहे हम लोग राफेल खरीद रहे हैं या और भी आप सेक्टर में देखें, हर क्षेत्र में देखें, चाहे वो मिसाइल की बात करें। आपने सुना होगा जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन हमारा जो है, डॉक्ट्रिन जो है उसके अंदर हमने चेंज करने की बात की कि हो सकता है हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को क्या करें, चेंज करें। अपना जो मिनिमम डिटेंस प्रोग्राम था वो हमने छोड़ दिया है।
कि हम ज्यादा भी बना सकते हैं अपने वेपन। तो लगातार भारत क्या है, हार्ड पावर में भी हिचक नहीं रहा है, यानी कि लगातार युद्ध की क्षमता को भारत क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। जैसे हम भारत और चीन के सीमावर्ती इलाके की बात करें तो लगातार क्या हो रहा है, एलएसी पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो भारत ये भी क्या कर रहा है, अपने युद्ध की क्षमता को बढ़ा रहा है। तो हार्ड पावर। और अगर हम सॉफ्ट पावर की बात करते हैं तो आप देखें वे जैसे भारत के द्वारा इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन करने के लिए उसको मनवाया गया। और भी आप क्षेत्र में देखें, चाहे वो बॉलीवुड, भाई हॉलीवुड के बाद अगर कोई है तो बॉलीवुड। हालांकि आज के दिनों में साउथ की मूवीज काफी चलने लगी हैं, लेकिन फिर भी प्रभाव तो काफी है ही बॉलीवुड उसका। तो बहुत सारे सेक्टर में भारत क्या कर रहा है, लगातार क्या कर रहा है, आपको इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो इसको कहा जाता है स्मार्ट पावर। तो जो कंट्री दोनों पावर को साथ लेके चले, हार्ड को भी और सॉफ्ट को भी, उसको कहा जाता है आपका स्मार्ट पावर। इंडिया इन दोनों को लेकर चल रहा है, इसलिए इंडिया को यहां पर रखा जाता है। इन सबके अलावा दोस्तों एक बात और यहां पर आप देखेंगे, आप एक टर्मिनोलॉजी और सुनेंगे जो आपने सुनी भी होगी। हम जब बात करेंगे कौन सी टेक्नोलॉजी, मैं बता रहा हूं आपको कि हम बात करते हैं सुपर पावर। और देखिए मैंने पिक्चर क्यों बनाई कि ऊपर जाने का, इनकी नीचे ज्यादा लोग होंगे लेकिन शक्ति कम होगी, ऊपर देखेंगे लोग कम होंगे लेकिन शक्ति ज्यादा होगी। तो इसी ग्राफ के यानी कि इसी पिक्चर के माध्यम से शक्ति के मानचित्र को आप दिखा सकते हैं मेंस के अंदर भी, ठीक है ना। दूसरा हम बोलेंगे आपका ग्रेटर पावर। ग्रेटर पावर, फिर आपका मिडिल पावर, और नीचे आपका वीक पावर या बनाना रिपब्लिक। इसको बनाना रिपब्लिक भी बोला जाता है। तो ये चार तरह के आपको पावर दिखाई देंगी, और आज भी दुनिया में ये चार तरह की पावर, जिसमें सुपर पावर को लेकर स्ट्रगल हो रहा है किसके बीच में, अमेरिका और चीन के बीच में, कि कौन सुपर पावर बने। सुपर पावर उस कंट्री को कहा जाता है कि जिसका इन्फ्लुएंस एरिया यानी कि प्रभाव क्षेत्र क्या होता है, पूरी दुनिया पर होता है, पूरे विश्व पर होता है। और ये अपनी जो प्रभाव बनाता है अनेकों माध्यम से, चाहे वो सैन्य शक्ति के माध्यम से। जैसा आप अमेरिका को देखें, अमेरिका ने दुनिया को पूरे 5 जोन में बांटा हुआ है, और जगह जगह अमेरिका के क्या है, सैन्य यानी कि जो नेवल बेस कैंप बनाए हुए, आपका पर्ल हार्बर, मतलब वो तो बहुत पुरानी बात हो गई भाई आपका जापान ने। इसके अलावा देखें कि जगह जगह उसने अपनी आर्मी को क्या डिप्लॉयड किया हुआ है, और जहां जहां उसके सैन्य अड्डे होंगे तो ये उसकी सामरिक क्षमता को क्या करेगा, बढ़ाएगा। अगर उसको किसी भी देश के ऊपर अटैक करना है, जरूरी नहीं कि अमेरिका अपनी लैंड से ही फ्लाइट्स को लेकर चले या अपने एयरप्लेन्स को लेकर चले, वो उन सैन्य अड्डों की मदद से क्या कर सकता है। तो अब क्या करता है अमेरिका, किसी को भी अपनी बात बनाने के लिए मजबूर कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका सैन्य अड्डा सब जगह है, उसके पोत यानी कि जो उसके पूरा, आप देखते हो बड़े बड़े जो जहाज होते हैं जिनके ऊपर क्या पूरा हम लोग बोलते हैं उनको, तो पूरे फील्ड उनको बोला जाता है, तो वो सब जगह क्या पर उसका डिप्लॉयड है, हर जगह उसके क्या डिप्लॉयड है। लगातार चीन भी अब क्या कर रहा है, दुनिया में अपने नेवल बेस कैंप, अपने सैन्य अड्डों को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, चाहे वो जिबूती हो, चाहे वो और कंट्री कोई भी हो। लगातार दक्षिण चीन सागर, प्रासेल की बात करें, स्पार्टली आइलैंड की बात करें, तो तमाम तरह का आप देख रहे हैं कि चीन भी लगातार उसी को चुनौती देने के लिए अपने सैन्य अड्डे स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। अनेकों देशों में अपनी आर्मी को डिप्लॉयड कर रहा है, जैसे ईरान की हम बात करें, ईरान में अपनी आर्मी को डिप्लॉयड कर रहा है, और भी अफ्रीका के कई देशों में उसने आर्मी के क्या किए हैं, अड्डे बनाए हैं, रीजन, ताकि अब हम भी दुनिया पर क्या करें, कंट्रोल करें, प्रभाव डालें। तो सुपर पावर उसको कहा जाता है जिसका इन्फ्लुएंस एरिया पूरी क्या होती है, दुनिया होती है, यानी कि पूरे विश्व पर उसका क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है, पूरी दुनिया उसके क्या होता है बेटा, प्रभाव में होती है, उसको कहा जाता है सुपर पावर। अब देखिए बात, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये भी आपको थोड़ा समझने की, कोई भी शक्ति होगी तो शक्ति केवल आर्थिक दम पर नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, केवल आर्थिक दम पर नहीं, सैन्य दम पर भी सैन्य शक्ति का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम आर्थिक स्थिति में देखें तो आपको दिखाई देगा अमेरिका से भी अमीर कई कंट्री हैं। अगर ठीक है अमेरिका का साइज बड़ा है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है, इंडिया के मुकाबले तो खैर नहीं, लेकिन अगर हम बात करते हैं कतर की, तो कतर की आप प्रति व्यक्ति आय देखेंगे तो अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय से कई गुना ज्यादा है, लगभग 3 गुना ज्यादा है। तो देखा जाए तो कतर ज्यादा अमीर है इन द कंपैरिजन ऑफ द अमेरिका।
लेकिन अमेरिका के पूरी इकोनॉमी का साइज कतर से ज्यादा हो जाता है, तो हमको लगता है कि भाई वो बड़ा शक्तिशाली देश है आज भी, हालांकि अमेरिका की भाई जो आपका इकोनॉमिक साइज है बहुत बड़ा साइज है। तो आपके पास में आर्थिक और सैन्य, और देखिए ध्यान दीजिएगा, सैन्य शक्ति कब बन सकती है? सैन्य शक्ति कतर चाहकर भी नहीं बन सकता, आर्थिक शक्ति है लेकिन सैन्य शक्ति नहीं बन सकता। सैन्य शक्ति बनने के लिए चाहिए वहां की मिलिट्री, और मिलिट्री कब बनती है? मिलिट्री बनती है सैनिकों से, वहां के लोगों से। और लोग कैसे होने चाहिए दोस्तों? जब जनसंख्या ज्यादा होगी, जनसंख्या में कौन सी होनी चाहिए? जो करीब 3, 4, 5 पीढ़ी से उससे जुड़ी हो, यानी कि वहां पर एक मदरलैंड की फीलिंग हो कि ये मेरी मातृभूमि है, मेरी मदरलैंड है। तो सुपर पावर, ग्रेटर पावर उन कंट्री को कहा जाता है कि जिनका प्रभाव, इन्फ्लुएंस एरिया पूरा विश्व तो नहीं, लेकिन क्या होता है कि पूरा एक कॉन्टिनेंटल होता है, एक महाद्वीपीय होता है, एक पूरा मतलब महाद्वीप कह सकते हैं, कॉन्टिनेंट कह सकते हैं। यहां भी आर्थिक और सैन्य दोनों होगा, दोनों के दम पर ही होगा, दोनों के बगैर नहीं होगा। इसमें आप चीन को भी रख सकते हैं, यहां पे अब भारत को भी रखा जाने लगा है कि भारत भी आपका ग्रेटर पावर है। इसके अलावा जिसे हम ग्लोबल पावर ही बोलते हैं, वही ग्रेटर पावर, ग्लोबल पावर वो इसी में रखा जाता है। तो आप इसमें जापान को भी रख सकते हैं, इसमें आप किसको? रशिया को। हालांकि रशिया जापान उस क्रम में नहीं आएंगे जिस क्रम में आना चाहिए, क्योंकि जापान के पास सैन्य क्षमता नहीं है और रशिया आज उतनी बड़ी आर्थिक शक्ति नहीं है, सैन्य क्षमता है, इस दम पर उसको यहां पर ग्रेटर पावर में रखा जाता है। मिडिल पावर में और कंट्री जिनका प्रभाव हम देखते हैं तो सब कॉन्टिनेंटल होता है, यानी कि उपमहाद्वीप में होता है, उसको कहा जाता है आपका क्या? मिडिल पावर। तो मिडिल पावर में ऑस्ट्रेलिया को भी रख सकते हैं हम, जापान को भी रख सकते हैं, भारत को भी रखा जाता था पहले कि सार्क नेशंस में, यानी कि दक्षिण एशिया में भारत का इन्फ्लुएंस है, लेकिन भारत को अब ग्रेटर पावर की ओर शिफ्टिंग कर दिया गया है। माना जाता है, ऐसा कोई ये नहीं कि किसी ने कहा कि भाई अब तुम ग्रेटर पावर हो गए, लेकिन दुनिया ऐसा मानने लगी है, और जब दुनिया मानने लगती है तो फिर ऑटोमेटिकली हम भी मानेंगे, हम भी एक्सेप्ट करेंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भारत अब एक ग्लोबल पावर है, तो हमको भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ जी हम ग्लोबल पावर है। और अब चाहे वो किस वजह से कह रहे हैं वो एक अलग विषय है, वो हम लोग चर्चा करेंगे जब भारत अमेरिका के संबंधों की बात करेंगे। बेटा मिडिल पावर सब कॉन्टिनेंट, यहां भी वही बात लागू होगी। इसके बाद जब मैं वीक पावर की बात कर रहा हूं तो बनाना रिपब्लिक उन कंट्री को बोला जाता है कि जिनका प्रभाव एरिया, इन्फ्लुएंस एरिया खुद पर भी नहीं होता, यानी कि वो सरकार, उस देश की सरकार अपने देश को भी सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाती, नियंत्रित नहीं कर पाती, यानी कि एक विखंडित सा देश होता है, राष्ट्र होता है, उसको कहा जाता है बनाना रिपब्लिक, यानी कि वीक पावर। और यहां पर दोस्तों आप जानते हैं कि हर देश यही प्रयास करता है, वीक पावर सोचता है कि भाई हम लोग एस्टैब्लिश हो जाएं, ठीक से हो जाएं। इसमें मोस्टली आप देखेंगे तो अफ्रीकन नेशंस जो हैं वो आपके बनाना रिपब्लिक या वीक पावर हैं। अगर हम मिडिल पावर की बात करते हैं तो मिडिल पावर चाहता है कि हम ग्रेटर पावर बन जाएं, ग्रेटर पावर चाहता है कि हम सुपर पावर बन जाएं। और आज इसी सुपर पावर के लिए दोस्तों क्या हो रहा है? स्ट्रगल हो रहा है। स्ट्रगल किसके बीच में हो रहा है? स्ट्रगल हो रहा है यूएस और आपका किसके बीच में? चाइना के बीच में। अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि रशिया भी चाहता है, अमेरिका भी चाहता है कि हम सुपर पावर बने रहे। अमेरिका चाहता है कि हम सुपर पावर बने रहे। हालांकि देखिए सुपर पावर अमेरिका रहा या नहीं रहा, जिसको कहा जाता है हेजेमोनिक स्टेटस, हेजेमोनी, प्राधान्य, यानी कि सबसे टॉप पर। इस पर क्या कई अलग अलग राय हैं, अलग अलग मत है। फिर लोग कहना कि सुपर पावर तो कोई कंट्री हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, सुपर पावर होता है, सुपर पावर होता है। अब देखें तो 1945 से लेके, क्योंकि अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले देखें तो यूरोप का दबदबा था, यूरोप में किसका दबदबा था? ब्रिटेन का दबदबा था, जिसको बोला जाता था पैक्स ब्रिटेनिका, यानी कि ब्रिटेनिका को ब्रिटेन का पूरा विश्व क्या था? कंट्रोल था, दबदबा था, उसको बोला जाता ब्रिटेन का दबदबा है। लेकिन 45 के बाद क्या होता है आपका? अमेरिका और रशिया दो सुपर पावर बन जाते हैं, दो अलायंस बन जाते हैं, दो गुट बन जाते हैं। जब 90 में यूएसएसआर क्लैप्स हो जाता है, विघटन हो जाता है, तो विघटन होने के बाद फिर अमेरिका एक शक्तिशाली देश बचता है, जिसको कहा जाता है कि पैक्स अमेरिकाना जो है, जो 1945 शुरू हुआ, वो आज तक क्या कर रहा है? 2001 तक क्या रहा? बरकरार रहा। 2001 के बाद क्या हुआ? धीरे धीरे उसकी शक्ति क्या हुई? डिक्लाइन होने लगी, और डिक्लाइन होते होते 2008 तक जाकर क्या हुआ? काफी उसको नुकसान हुआ। और देखें तो कोविड में तो अमेरिका कहीं था ही नहीं, अमेरिका कहीं रहा नहीं, तो माना गया कि अमेरिका कहीं है नहीं, तो अमेरिका की तो कोई शक्ति पहले जैसी रही नहीं। तो अब चाइना और अमेरिका के बीच में क्या है? एक टेंशन है, तनाव है।
अमेरिका इस बात को कई बार बोल चुका है कि चाइना जो है अब सुपर पावर बनना चाहता। कई बार अमेरिका के, आप देखेंगे अमेरिका के स्टेटमेंट, वहां के मिनिस्टर्स के जो स्टेटमेंट हैं वो आपको इस प्रकार के दिखाई देंगे कि अमेरिका ये कहता है बार बार कि चाइना चाहता है कि यूनिपोलर वर्ल्ड हो जाए, यूनिपोलर वर्ल्ड हो जाए। यूनिपोलर वर्ल्ड का मतलब क्या है, जहां दुनिया में केवल एक की चले, एक देश क्या शक्तिशाली, जिसको कहा जाता है कि 90 से लेकर 2001 तक अमेरिका जब शक्तिशाली रहा, सबसे टॉप पर रहा, तो उसको यूनिपोलर वर्ल्ड कहा गया। बिफोर 90 बाइपोलर वर्ल्ड कहा गया, ध्रुवीय विश्व कहा गया, जिसमें एक और यूएसए, दूसरी ओर आपका यूएसएसआर। और बाद में देखें तो 2001 के बाद से वर्तमान विश्व में आज मल्टीपोलर वर्ल्ड कहा जाता है, यानी कि बहुत सारे शक्तियों के क्या है केंद्र हैं, जिसमें अमेरिका भी शक्ति का एक केंद्र है, जिसमें आपका चीन भी शक्ति का एक केंद्र है, भारत भी शक्ति का एक केंद्र है, सऊदी भी शक्ति का एक केंद्र है। तो कई सारे, इसको मल्टीपोलर वर्ल्ड कहा जाता है। तो कहा जा रहा है कि चाइना अब क्या कर रहा है कि पूरा होना चाहिए क्या, वो चाहता है कि सुपर पावर बन जाए, यूनिपोलर बना ले। तो एक स्ट्रगल चल रहा है किसके बीच में, अमेरिका और चाइना के बीच में। डेफिनेटली अमेरिका की जो क्षमता है, शक्ति है, उसमें क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका अब सही मायने में वो पावर नहीं रहा जो पावर पहले हुआ करता था। लेकिन क्या इतना कमजोर हो गया कि उसको ये कहते हैं कि सुपर पावर नहीं रहा है, ये एक प्रश्न चिन्ह है। ग्रोथ अभी भी है, अभी भी वर्ल्ड में सबसे बड़ी इकोनॉमी का साइज उसी का है। हालांकि चीन के जो जिनपिंग है, उन्होंने कहा है कि हम 2049 में अमेरिका को पीछे कर देंगे। वो घोषणा कर चुके हैं कि हम अमेरिका को 2049 में हम क्या कर देंगे, अमेरिका को पीछे कर देंगे। तो यानी कि घोषणा हो चुकी है, यानी कि आने वाले जो पूरा समय वो चीन का होने वाला है। अब यहाँ पे भारत कहां पर स्टैंड करे, वो अलग विषय हम चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर अमेरिका और चाइना के बीच में एक क्या चल रहा है, स्ट्रगल चल रहा है। इसको लेकर अभी एक नई थ्योरी आई है दोस्तों, मैं वो थ्योरी आपको बता दूं, क्योंकि देखिए क्या होता है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मेन बात यही है कि जो उस थ्योरी को, उन शब्दावलियों को यूज करेगा, वो बात उसी की बनती है दोस्तों। एक नई थ्योरी आई है, इसको आपको ध्यान रखना है। हाँ, थ्यूसिडाइडस ट्रैप, इसको कहा जाता है थ्यूसिडाइडस ट्रैप। क्या है ये ट्रैप कि थ्यूसिडाइडस ट्रैप, इस थ्योरी को क्या बोला गया दोस्तों, क्या है ये थ्योरी? एक पॉलिटिकल थिंकर हुए हैं, आपके यूरोप के ही थे। उन्होंने कहा कि जब एक शक्ति का डिक्लाइन हो और दूसरी शक्ति क्या कर रही हो, बढ़ रही हो, तो दोनों के बीच में वॉर होना, स्ट्रगल होना स्वाभाविक है, ऑटोमेटिकली ये होना ही होना है। अमेरिका चाइना कुछ भी कर ले, लेकिन उनके बीच में वॉर होकर रहेगा, युद्ध होकर रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, इस थ्योरी के बाद। और उन्होंने अपनी इस बात को, इस थ्योरी को जो दिया, उन्होंने इससे तुलना की ग्रीस के दो महान शक्तियों की, स्पार्टा और एथेंस। स्पार्टा उस समय बहुत, आपको ख्याल में ज्यादा चर्चा में नहीं जाऊंगा, बस थोड़ा बता दे रहा हूं। स्पार्टा जो था बहुत ताकतवर था, लेकिन एथेंस लगातार क्या कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, ताकतवर हो रहा था। तो ये एक मुख्य वजह थी कि स्पार्टा और एथेंस एक दूसरे सामने आए। स्पार्टा चाहता था कि हम ऊपर रहे, एथेंस चाहता था कि अब हम यहां पर आ जाएं, और इसी को लेकर क्या था, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, दोनों में टकराव हुआ। तो वैसा ही टकराव, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जब मेंस लिखना है तो मेंस में शब्दावली का प्रयोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो और स्टूडेंट्स होंगे वो शब्दावली का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसी शब्दावली का प्रयोग करके अंडरलाइन कर देना है, आपको बोल देना है कि आज अमेरिका और चीन के बीच में जो स्ट्रगल है उसको एक सिद्धांत कहा जा सकता है, वो है थ्यूसिडाइडस ट्रैप कहा जा सकता है, जिसमें दोनों देश क्या स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये थ्योरी जो है, ये सिद्धांत जो है, स्पार्टा और एथेंस की एक तुलना करता है। तो ऐसी बातों को लिखेंगे थोड़ा बेटा, आपको नंबर क्या होंगे, मुझे लगता है प्रभावशाली होंगे, क्योंकि जो नई नई थ्योरीज आती हैं आईआर में भी, नई नई बातें, जो नई नई रिसर्च होती है, उनका इस्तेमाल करने से क्या होता है कि एग्जामिनर पर इसका प्रभाव पड़ता है कि हाँ, बच्चा जो है हाल में जो नई बातें हो रही हैं उन पर भी क्या करे, नजर रखे हुए हैं। सामान्य तरीके से सबको लिखते ही हैं, उसमें आपको बात बनने वाली नहीं है। चलिए बेटा, मैं थोड़ा सा तेजी से बता रहा हूं इसलिए क्योंकि समय का अभाव है, नहीं तो मैं इसको और डिटेल से चर्चा करता। दोस्तों, एक बैलेंस ऑफ पावर, एक शब्द है आपका बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन।
जब हम शक्ति संतुलन की बात करते हैं, इनके बैलेंस ऑफ पावर की बात करते हैं, तो शक्ति संतुलन का सिंपल सा अर्थ है कि शक्ति संतुलन ऐसा हो जिससे युद्ध ना हो, यानी कि वॉर की कंडीशन ना हो, शांति भी नहीं रहे। शक्ति संतुलन का सामान्य से अर्थ है कि वॉर ना हो, पीस मेंटेन रहे। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर। अब देखो दोस्तों, यहां पर तीन बातें हैं। एक तो शक्तियों का समान वितरण हो जाए, या शक्तियों का असमान वितरण हो जाए, या शक्ति का वितरण ही ना हो। तीनों ही स्थिति में अगर शांति बनी हुई है और वॉर नहीं हो रहा है तो बैलेंस ऑफ पावर कहा जाएगा। इसमें पॉलिटिकल साइंटिस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये देते हैं कि भाई जिस समय अमेरिका क्या था, सुपर पावर था, 90 से लेके 2001 तक जो बोलते हैं, तो क्या उस समय कोई वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर हुआ? भाई वर्ल्ड वॉर आपका फर्स्ट और सेकंड का हो ना, उससे जोड़ा गया शक्ति संतुलन को। आप उससे पहले देखें, समान शक्ति थी, यानी जब शक्ति का समान वितरण, तो मैंने कहा असमान वितरण तो ये आपका 90 से लेके 2001 तक आपने देखा। फिर आपने समान वितरण देखा, तो समान वितरण यूएसए और यूएसआर के बीच में, तब भी क्या हुआ, आपका थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। और जब आपका शक्ति का वितरण कोई दिखाई ना दे, आपको लगे कि भाई सभी अब शक्तिशाली से हो गए हैं, जैसा मल्टीपोलर वर्ल्ड, तो वहां पे आपको क्या दिख रहा है, जो वर्तमान स्थिति आपकी यहां पर आ जाती है। तो मोटी सी बात, मेन बात, शक्ति संतुलन का आशय युद्ध ना हो, शांति बनी रहे, इसको आप ध्यान रखना है। चाहे वो शक्ति का समान वितरण से हो। सिंपल सी बात है, मोहल्ले में किसी के पास राइफल नहीं थी, कोई एक बंदा राइफल लेकर आ गया, और लेकर आने के बाद पूरे मोहल्ले में सबको डराता घूम रहा है, सबका अधिकार छीन रहा है, सबकी जमीन पर कब्जा कर रहा है। तो फिर क्या हुआ, यानी कि वो शक्ति संतुलन बिगड़ चुका है। मोहल्ले में दूसरी राइफल लानी पड़ेगी ताकि उस दादा को, उस गुंडे को, या जो बाहुबली कुछ भी आप कह लीजिए, उसको रोका जा सके। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो राइफल लाता है लेकिन मोहल्ले में किसी को तंग नहीं करता है, तो कोई इश्यू नहीं है, कोई दूसरी राइफल लाने की जरूरत ही नहीं है। और ऐसे भी हो सकता है कि मोहल्ले में कोई राइफल लाई ही ना जाए, तब भी शक्ति संतुलन। बस युद्ध नहीं होना चाहिए, पीस को खतरा नहीं होना चाहिए, उससे मतलब है शक्ति संतुलन का। चलिए बेटा, एक और लास्ट में इस पे चर्चा कर दूं, जीरो सम गेम। बस एक दो और रह गई वर्ड, फिर मैं इसको पूरा करूंगा। जीरो सम गेम हालांकि ये पॉलिटिकल साइंस का ना लगकर गणित का लगता है। तो पॉलिटिकल साइंस में भी क्या था कि अमेरिका में ये बहुत सारी थ्योरीज आई हैं। इनको बोला जाता है कि बहुत सारी थ्योरीज में कहीं पॉलिटिकल साइंस को पढ़ाने वाले तो है ही अमेरिका में, लेकिन कई बार क्या होता है, जो मैथमेटिशियन गणितज्ञ है वो भी आपका पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो उस प्रकार की थ्योरी देते हैं। ऐसा होता है वहां पर कि वहां पर जो गणित पढ़ाने वाला है वो भी क्या कर सकता है, साइंस पढ़ाने वाला है पॉलिटिकल साइंस के सिद्धांत दे देता है, साइकोलॉजी पढ़ा देगा, कुछ भी पढ़ा देगा, चलता है वहां पर, इस प्रकार का है व्यवस्था। तो एक मैथमेटिशियन ने एक सिद्धांत दिया, जीरो सम गेम। जीरो सम गेम क्या कि दो शक्तियों के बीच में जब टकराव हो, बिल्कुल भी कोई गुंजाइश ना हो समझौता होने की, तो टकराव के बाद रिजल्ट निकलता है, या तो एक हारेगा और एक जीतेगा, यही होगा। संधि की कोई गुंजाइश नहीं होती जब बिल्कुल क्या हो, संभावना ना हो। जैसे अभी आप देखेंगे रूस और यूक्रेन के बीच में क्या हो रहा है, वो जीरो सम गेम होने नहीं दे रहा है। यूक्रेन के हम वापस लेकर रहेंगे। लेकिन जैसे आप देखें, जितने भी वॉर हुए, एक हारता है और एक जीतता है। अब जैसे हम लोग 1962 की बात करें तो भारत हारा, अमेरिका और चीन जीता, तो चीन हो गया सम और भारत हो गया क्या, जीरो। तो चीन को मिला, जमीन पे कब्जा हो गया, चीन विनर रहा। हम बात करें 1971 की, तो जीरो सम गेम में पाकिस्तान हारा, जीरो रहा, भारत क्या रहा, उसमें विनर रहा, तो भारत हो गया सम। जीरो सम गेम के अलावा ये एक शब्द है नन जीरो गेम, यानी कि जहां पर सहयोग हो, वॉर की कोई संभावना ना हो, कॉपरेशन हो, उसको नन जीरो गेम कहा जाता है, यानी कि जीरो सम गेम का उल्टा कहा जाता है। आइए बेटा, एक अगला सिद्धांत लास्ट है ये आदर्शवाद, आइडियलिज्म। क्योंकि ये भी आप बार बार सुनेंगे कि जो नेहरू जी की विदेश नीति थी वो आदर्शवाद की थी, इंदिरा गांधी जो विदेश नीति लेकर आई अपनी यथार्थवाद के लेकर आई, और वर्तमान की विदेश नीति जो है वो प्रैग्मेटिव है। आदर्शवाद क्या कहता है, आदर्शवाद ये कहता है कि दुनिया में हमें क्या करना है, युद्ध से दूर रहना है, हमें केवल विकास पर फोकस करना है, हमको नैतिकता पर बल देना है, हमको मूल्यों पर बल देना है, हमको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सहयोग पर बल देना है,
हथियार की जरूरत नहीं है, वेपन की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में क्या है, कोऑपरेशन है। आदर्शवाद के वाले लोगों को, आइडियलिज्म वाले लोगों को आप देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय संबंध की बात करें, पॉलिटिकल साइंस की बात करें, तो उसमें एक शब्द दिया जाता है रोमांटिक। रोमांटिक कल्पना में रहते हैं वो। कल्पना में क्या, भाई आप झगड़ा करना नहीं चाहते, मान गए, लेकिन दूसरा तो झगड़ा करने के लिए उतारू है। मैं हमेशा बोलता हूं, जब घर में कोई ड्राइविंग करना सीखना चाहता है तो उसको बोलता हूं, देख भाई ड्राइविंग करने का एक ही असूल है। वो बोलते जी क्या भैया? मैं भैया एक ही असूल है कि गाड़ी चलाते हुए तुम्हें अपनी गाड़ी का तो ध्यान रखना ही है कि अपनी गाड़ी ठीक से चले, आपको यह भी ध्यान रखना है कि दूसरा कोई ऐसा स्पीड से ना रहो जो आपकी गाड़ी में ठोक दे। कि आप सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, स्पीड भी ठीक, आप क्या सही से चला रहे हैं, लेकिन कुछ पगलैट भी तो घूमते हैं जो आगे गाड़ी में ठोक देते हैं, तो भी तो एक्सीडेंट होते हैं। उसका तो ध्यान देंगे, उसमें तो मृत्यु हो सकती है उस एक्सीडेंट से। तो गाड़ी चलाने में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। यह नहीं कि केवल आप अपनी गाड़ी अपना बच्चा चला रहे हैं और आप एकदम क्या रोमांटिक हो गए, रोमांटिक हमको तो कोई मारेगा नहीं कि हम तो ठीक चला रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। कई बार दूसरा आगे भी तो गाड़ी को ठोक देता है। तो बात यह है कि जो इस प्रकार की कल्पना में कि आप तो अच्छे हैं, आप युद्ध नहीं करना चाहते, लेकिन दूसरा चाहता है, क्योंकि दूसरे की सोच ऐसी है। जैसे हम बात करते हैं, चाइना की जो सोच रही है वो स्ट्रैटेजिक कल्चर रही है। भारत की सोच जो है स्ट्रैटेजिक कल्चर नहीं रही। नेहरू जी ने स्ट्रैटेजिक कल्चर अपनी नहीं रखी, लेकिन चाइना की थी, क्योंकि चाइना में हुआ था आपका कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन। वहां पावर के माध्यम से, यानी कि शक्ति के माध्यम से, बंदूक की नाल के ऊपर क्या था, वहां पर क्रांति लाई गई थी। भारत में क्रांति ऐसे नहीं आई थी। भारत में क्रांति जो हुई थी वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट के माध्यम से हुई थी। अब देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जितने भी आपके मूवमेंट थे, तो एक पॉलिटिकल मूवमेंट था जो मध्यम वर्गीय के द्वारा हुआ था। जबकि चीन में जो हुआ था वहां पर क्या था, किसान मजदूर के द्वारा क्या थी, क्रांति की गई थी, और वो भी क्या, बाय द वायलेंस। तो उनकी सोच कैसी होगी, डेफिनेटली वैसी होगी। तो कोई व्यक्ति जो आज तक गन चला रहा हो, हिंसा कर रहा हो, वायलेंस कर रहा हो, और कल को हम ये कल्पना करने लगे कि वो क्या करेगा, बैठकर प्यार भरी बांसुरी बजाएगा, तो ये कल्पना करना संभव नहीं है। हमारी सोच अलग थी, क्योंकि हमने और तरीके से, हमने बांसुरी बजाकर क्या पाई है, स्ट्रगल हुआ, लेकिन क्या था, वायलेंस तो नहीं था। हम तो नॉन कोऑपरेशन को लेके, नॉन वायलेंस को लेके चल रहे थे। तो आदर्शवाद, तो गांधी जी की थ्योरी पर हालांकि मैं इसमें चर्चा करूंगा। नेहरू जी की बात, हम जब विदेश नीति की बात करेंगे तो नेहरू जी को पूरा दोषारोपण देना भी गलत है कि हम कहेंगे नेहरू जी केवल आदर्शवाद थे। ये तो पूरी विचारधारा, गांधी की विचारधारा ऐसी थी, और हमारे यहाँ पे आदर्शवाद रहा भी है, तो पूरी आइडियोलॉजी साइड देखने को मिलेगी। तो आदर्शवाद, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बहुत अधिक आइडियल होने का नुकसान क्या हुआ, 1962 में हमको जमीन गंवानी पड़ी, किरकिरी अलग हुई। आज तक उस बात का हमारे अंदर कहीं ना कहीं क्या है, दंश है, और चीन कभी भी क्या देता है, 62 याद दिला देंगे। मनोबल तोड़ा उसने। इसके अलावा जो हम लोग बात करते हैं यथार्थवाद, तो ये आदर्शवाद बात करेगी, डेमोक्रेसी की बात करेगा, ह्यूमन राइट्स की बात करेगा। जब हम यथार्थवाद की बात करते हैं तो यथार्थवाद ये कहता है कि भाई सुरक्षा का जिम्मा आपका खुद का है। राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुरक्षा, और साथ में क्या, संप्रभुता, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड सोवरेंटी का जिम्मा राष्ट्र का खुद का है। कोई ये मत सोचेगा कि कोई और बचाने आएगा। कोई और तब बचाना आ सकता है जब तुम लड़ोगे, और आप सोचोगे नहीं कोई और बचाने आ जाएगा, संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। आदर्शवाद तो यह कहता था कि भैया अगर विवाद होगा, डिस्प्यूट होगा, तो डिस्प्यूट का समाधान यूएनओ से करेंगे, यूएनओ में जाएंगे। अब कोई बंदा यूएनओ को मानने को तैयार नहीं। चीन मानता कहां पर है, अरे फिलीपींस की जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है, वियतनाम को हड़का रखता है, पूरे दक्षिण चीन सागर में 90% एरिया पर अपना दावा कर दिया कि ये मेरा है, क्योंकि मेरे नाम से इसको क्या करता है, मर्ज करता है। पुराने रिकॉर्ड निकाल के दावे कर रहा है, हाँ के, और सारे देशों की जमीन को कब्जा कर रहा है। फिलीपींस यूएनओ पहुंचा, कोर्ट पहुंचा, कोर्ट ने अगेंस्ट ऑफ चाइना डिसीजन लिया, लेकिन चाइना ने डिसीजन माना क्या, नहीं माना। तो बात यह है कि दूसरा तो तैयार नहीं है ना शांति के लिए। दूसरा चाहता है कि नहीं, मेरा पूरा अधिकार मेरा है, पूरा क्षेत्र मेरा है, पूरी जमीन मेरी है। तो बात यही होती है कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन दूसरा उतना अच्छा है, ये तो स्वाभाविक सी बात है, हमें क्या पता।
तो ये बोलता है कि सुरक्षा का जिम्मा आपका खुद का है। आदर्शवाद कहते सुरक्षा का जिम्मा किसका है? यूएनओ का है, क्योंकि बनाई वो इसलिए है। आदर्श यथार्थवाद कहते सुरक्षा जिम्मा खुद का है। तो इंदिरा गांधी जो लेके चली थी वो यथार्थवाद को लेके चली कि सुरक्षा का जिम्मा हम क्या करेंगे? खुद करेंगे। तो यहां पर राष्ट्रीय हितों पर बल होगा। राष्ट्रीय हित तो सबसे पहले मैंने क्या बोला? सबसे पहले राष्ट्रीय हित आपका एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करना। यहां सुरक्षा जब करेंगे तो शक्ति अर्जित करना पड़ेगा, वहां पर शक्ति से दूर रहना पड़ेगा। आदर्शवाद क्या? शक्ति से दूर रहना, यहां पर शक्ति पर बल होगा। यह बोलता है कि दुनिया नैतिकता से नहीं चलती, यानी कि दुनिया जो है वो क्या आपकी नैतिकता से नहीं चलती, दुनिया चलती है किससे? शक्ति से चलती है। शक्ति अर्जित करो। अब देखिए इसका बड़ा अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूं। भारत ने जब सर्जिकल स्ट्राइक करना शुरू किया पाकिस्तान के ऊपर, वही पाकिस्तान जो 88 से क्या था, लगातार भारत पर क्या था? ऑफेंसिव था। आज पाकिस्तान डिफेंसिव मोड में आ गया है। हमने 370 खत्म कर दिया। पाकिस्तान को यह चिंता हो रही है कि कहीं पीओके के लिए ऊपर इंडिया क्या ना क्या चढ़ाई ना कर दे। तो जो पाकिस्तान पहले ऑफेंसिव हुआ करता था, यानी कि हमेशा अग्रेसिव हुआ करता था, आज वही पाकिस्तान के डिफेंसिव मोड में है कि भैया कुछ भी करो, पीओके नहीं चला जाए। एकदम डिफेंसिव मोड के अंदर है। टेररिज्म पे कंट्रोल हो रहा है, नियंत्रण हो रहा है। तो ये क्या है? यथार्थवाद। अब हम वर्तमान में अगर भारत की विदेश नीति की हम बात करें, इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात करें, तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी वर्तमान में क्या है आपका? प्रैग्मेटिव। प्रैग्मेटिव को इंग्लिश में प्रैग्मेटिव और हिंदी में इसको व्यवहारिक बोला जाता है, लेकिन प्रैग्मेटिव ही बोलिए क्योंकि व्यवहार में बहुत सी बातें आ जाती हैं। व्यवहार में जैसे को तैसा वो नहीं, जैसे को तैसा नहीं। व्यवहारिक तो होता है जो हमारे साथ जैसा व्यवहार करे, हम टीट फॉर टैट वाली पॉलिसी। प्रैग्मेटिव में टीट फॉर टैट नहीं, हम इसमें क्या बोलेंगे? हम आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों को लेकर चलेंगे। एक हाथ में चॉकलेट और एक हाथ में डंडा। क्या चाहते हो? क्या चाहिए? चॉकलेट चाहिए या डंडा चाहिए? इट्स योर चॉइस। ठीक है ना? मेरे एक गांव में जहां से मैं हूं तो लोग मोस्टली वहां पे अपनी गाड़ी के अंदर डंडा रखते हैं और एक गाड़ी के पीछे लिखा रहता है गाड़ी में डंडा रखो है। ये एक गाड़ी में मोस्टली लिखते हैं गाड़ी में ज्यादा पंगा मसले, गाड़ी में डंडो रखो है, अपनी लैंग्वेज वहां पर लिखा रहता है। क्यों? एक आदर्शवादी वाली बात क्या करेगा व्यक्ति जिसके गाड़ी में नहीं रखा है डंडा? वो क्या बोलता है? अरे क्यों डंडा रखना, फालतू में डंडा रहेगा, हो सकता है कहीं विवाद हो जाए, हम डंडा यूज कर दें, फालतू वायलेंस हो जाए, कोई मर जाए, हम जेल के काटें। इस तरह की बात आदर्शवादी लोग बात करते हैं। वो कहते हैं झगड़ा होगा तो पुलिस प्रशासन है। यथार्थवादी कहते हैं पुलिस प्रशासन है, लेकिन अगर कोई मारने ही आ जाए उसमें अपने सेल्फ डिफेंस के लिए तो हथियार रखना चाहिए, गाड़ी में डंडा रखना चाहिए। वो यथार्थवादी है। तो प्रैग्मेटिव पॉलिसी ये कहती है कि हमको आइडियलिज्म यानी कि आपको आदर्शवादी भी होना है और यथार्थवादी भी होना है। आज वर्तमान में आप देखें तो हम दोनों हैं। देखो जैसे प्रधानमंत्री जाते हैं कहां पर? यूएनओ जाते हैं और यूएनओ में जाके जो स्पीच देते हैं, आपको जनरल असेंबली स्पीच देते तो क्या बोलते हैं? भारत ने युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिया है। ये बात कौन कर रहा है? आइडियलिज्म वाली बातें हो रही हैं। ये आइडियलिज्म जैसी बातें हैं, आदर्शवादी वाली बातें हैं। हम कहते हैं लोकतंत्र हम लोग करेंगे, लोकतंत्र को बढ़ाएंगे, डेमोक्रेसी को बढ़ाएंगे, डेमोक्रेसी अच्छी होनी चाहिए, भारत लोकतंत्र को, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हम लोग बातें नारे देते हैं। ये सब आइडियलिज्म वाली बातें हैं। लेकिन यथार्थवाद को आप देखिए, यथार्थवाद है लगातार शक्ति अर्जित कर रहे हैं। पाकिस्तान को हमने आइसोलेट कर दिया, चीन को लगातार हम क्या कर रहे हैं? काउंटर कर रहे हैं, सामने खड़े हुए हैं। वियतनाम को, फिलीपींस को आज हम लोग ब्रह्मोस की बात कर रहे हैं। ये यथार्थवाद पॉलिसी, तो इसको कहा जाता है प्रैग्मेटिव पॉलिसी है। वर्तमान जो विदेश नीति है वो प्रैग्मेटिव है, इनके आइडियलिज्म और आपका रियलिज्म दोनों को साथ लेके चल रही है, प्रैग्मेटिव फॉरेन पॉलिसी। बेटा एक डिटरेंस यानी कि आपका क्या कि एक ऐसी क्षमता डेवलप करना कि कोई आप पर वॉर ना कर सके, तो उसको कहा जाता है न्यूक्लियर डिटरेंस। अब देखिए ध्यान से, डिटरेंस उस क्षमता को कहा जाता है, हिंदी में इसको कहेंगे निरोध, कि कोई आप पर हमला ना करे। तो यह माना जाता है कि दुनिया में जब से एटॉमिक वेपन हुआ, तो एटॉमिक वेपन होने के बाद आज हर कोई देश दूसरे देश पर क्या करता है? जिसके पास एटॉमिक वेपन है उसके ऊपर हमला करने से क्या करता है? डरता है, सोचता है, क्योंकि क्या होगा अगर वो अटैक करेगा तो वो अटैक करेगा, दोनों ही खत्म हो जाएंगे, तो फिर मतलब ही क्या हुआ? खत्म होना है तो युद्ध क्यों करना है? सुसाइड ही कर लो। तो कहा जाता है कि जब एटॉमिक, तो एक
एटॉमिक वेपन ने क्या दिया, आपको डिटेरेंस दिया। डिटेरेंस यानी कि आपको सिक्योरिटी दी, एक सुरक्षा दी कि अगर आपके पास में वो है तो आपको बेकार का किसी प्रकार का डर नहीं है। मैं हमेशा इसका एक उदाहरण देता हूं कि जैसे कई बार कुछ लोग होते हैं जो मान लो एक बड़ी सी गाड़ी में बैठे हैं और एक पिस्टल लगाई और पिस्टल को थोड़ा सा क्या करते हैं, हल्का सा उसको शो करते हैं। देखते होंगे तमंचा लगा घूम रहे हैं, तमंचा मतलब पिस्टल लगा घूम रहे हैं और उसको शर्ट से हल्का सा दिखाएंगे ताकि फालतू के जो लोग हैं ना वो दूर रहें, उनको दिख जाएगा उसका पिस्टल है। नहीं तो क्या होगा, बेवजह के लोग क्या होंगे, आपसे टकराएंगे, फालतू में टाइम वेस्ट करेंगे। तो उस पिस्टल के होने से क्या था, काफी लोग तो परमाणु डिटेंस। अब ध्यान रखिएगा बेटा, इसमें क्या होता है कि जब न्यूक्लियर डिटेंस की हम बात कर रहे हैं, यानी कि परमाणु निरोध की जब हम बात कर रहे हैं, तो एक तो खुद हो जाए या हम क्या कर सकते हैं कि इसको एक्सचेंज कर दें, जिसको हम कह सकते हैं कि उसको अपने अम्ब्रेला में ले, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर अम्ब्रेला में ले लें। जैसे अमेरिका ने ताइवान के मामले में बोला हुआ है कि ताइवान जो है हमारा क्या मित्र है और उसको हम अपना अम्ब्रेला देते हैं। अगर ताइवान पर किसी तरह का अटैक हुआ, हम एटॉमिक वेपन तक क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो उसको कहा जाता है कि उसको अम्ब्रेला में ले लेना। ऐसे ही अमेरिका ने जापान के लिए किया हुआ है, जापान की घोषणा किए हुए है। तो भले किसी देश के पास में न्यूक्लियर वेपन ना हो, लेकिन वो किसी और का अम्ब्रेला ले ले तो उसको इस कैटेगरी में रखा जाता है। बेटा एक रोग स्टेट, जिसको दुष्ट राष्ट्र कहा जाता है, कि वे देश जो वर्ल्ड की शांति के लिए खतरा रहते हैं। इसको अलग अलग देश अलग अलग नाम देता है। जैसे अमेरिका कहता है नॉर्थ कोरिया एक रोग स्टेट है ना। इसके अलावा ईरान को कहता है, हम पाकिस्तान को बोलते हैं। एक आपका स्टेट ऑफ चॉइस, यानी कि आपका वर्ल्ड में जब अराजकता की स्थिति उसको कहा जाता है। स्ट्रेटेजिक पीएस हमने चर्चा करी ली है। कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि बहुत बड़ी डील, मल्टी डायमेंशन। चलिए, तो बेटा और भी इसमें बहुत सारे शब्द और टर्मिनोलॉजी है, मैं आपको भेज दूंगा ये, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो कोई बड़ा इसमें अभी इशू, बड़े शब्दावली जिसको मैं आपको ज्यादा समझाऊं, आप इसको देख लीजिएगा। मैं आपको पूरी पीपीटी भेज दूंगा, आप इसको पढ़ लीजिए। कोई ऐसा टर्म लगेगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अब बहुत मेजर वाली नहीं रहेगी, जिसको मैं कहूँ कि आप इसको देखना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं वर्ल्ड ऑर्डर की। वर्ल्ड ऑर्डर, वैश्विक परिदृश्य। शब्दावली समझाने का उस मकसद बेटा यही था मेरा कि आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी पता हो, ताकि आपको अपने आंसर लिखने में, अपनी बातों को लिखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, वैश्विक परिदृश्य, वर्ल्ड सिनेरियो। बेटा आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ कोई इश्यू नहीं है, उसमें आप तनाव बिल्कुल मत लीजिए। क्या ये उल्टा शो हो रहा है? ठीक है। वैश्विक परिदृश्य यानी कि आपका वर्ल्ड ऑर्डर। देखिए दोस्तों, दुनिया में हमेशा क्या होना चाहिए, एक ऑर्डर होना चाहिए। अगर ऑर्डर नहीं होगा तो समस्याएं क्या होंगी, क्रिएट होंगी। यानी कि एक सेट ऑफ रूल होना चाहिए। ऑर्डर मतलब है यानी कि सेट ऑफ रूल, जिससे दुनिया क्या हो, गवर्न हो। अब देखिए, जैसे हम किसी कंट्री की बात करते हैं तो कंट्री को तो चलाने के लिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, ए सेट ऑफ रूल, प्रिंसिपल की एक बुक है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। लेकिन दुनिया कैसे चले, तो क्या दुनिया को चलाने के लिए भी कोई सेट ऑफ रूल है? हाँ, होता है, जिसको हम लोग बोल देते हैं कि भाई अगर बनाकर कोई किताब ना बने, लेकिन क्या होता है कुछ रूल रेगुलेशंस बन जाते हैं। जैसे आपने यूएनओ को बनाया, यूएनओ के माध्यम से मोस्टली जो ताकतवर देश हैं वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, ऑर्डर बनाए रखने का प्रयास करते हैं, ताकि दुनिया में क्या हो, आपका चौस की स्थिति ना हो, अराजकता की स्थिति ना हो, कि कोई किसी को भी क्या कर रहा है, मार रहा है, काट रहा है, वो स्थिति ना बनी रहे। देखा जाता है कि कुछ देश ऐसे होते हैं जो अराजकता की स्थिति बनाने का प्रयास करते हैं। अब इसमें मैंने कहा कि कई देशों का नाम रख सकते हैं, जैसे भाई अमेरिका तो चीन को बोलता है, चीन को कहता है कि चीन जो है एक अराजकता की स्थिति लाना चाहता है, एक चौस की स्थिति लाना चाहता है। और नॉर्थ कोरिया का नाम अमेरिका लेता है, ईरान का नाम लेता है, हम पाकिस्तान का नाम लेते हैं। तो हर देश अलग अलग देश का नाम लेता है कि वो अराजकता की स्थिति पूरे दुनिया में चाहता है कि आतंकवाद फैल जाए, हम इस तरह की बातें करते हैं। तो वहां पर क्या कोई इस प्रकार का एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होने चाहिए जिसकी विश्वसनीयता बने, क्योंकि जब कई सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं अपनी क्या खो देते हैं, विश्वसनीयता खो देते हैं, तब इस बात को कहा जाता है, रखा जाता है। अब जैसे हम एक बात करें कि चीन ने यूएनओ के जो आपका इंटरनेशनल आपका क्या था,
कोर्ट जो था, जिसने कहा, इंटरनेशनल जो आपका कोर्ट है जिसमें मध्यस्थता जो करता है, उसके दो कोर्ट होते हैं, एक तो जस्टिस के लिए, एक मध्यस्थता के लिए। तो जो मध्यस्थता करने वाला कोर्ट था उसने कहा कि चीन के द्वारा फिलीपींस के जो दावा है उसको गलत तरीके से चीन ने क्या क्या लिया है, और फिलीपींस का दावा सही है, लेकिन चीन ने उस दावे को मानने से क्या कर दिया, मना कर दिया। और भी बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस उनकी बात को मानने को मना कर दिया। फिर आप देखते हैं अमेरिका भी इस प्रकार की बातें करने लगा। अमेरिका यूनेस्को से बाहर हो गया। अमेरिका ने कहा संगठन की हम बात नहीं मानेंगे, हम इससे बाहर हो जाएंगे। तो इस प्रकार की चीजें अब दिखने लगती हैं तो कहा जाता है कि दुनिया धीरे धीरे कहाँ जा रही है, एक अराजकता की ओर जा रही है, एक आपका चॉइस की स्थिति की ओर जा रही है। तो दुनिया में कोई भी एक ऐसा मंच नहीं है जहां पर क्या हो कि बैठकर सारी दुनिया क्या कर सके, बात कर सके। हम वर्तमान में देखें तो रशिया और चाइना का कहना यह है कि जो आज का वर्ल्ड ऑर्डर है वो वर्ल्ड ऑर्डर अमेरिका का बनाया हुआ है, और हम इस ऑर्डर को मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है जब 2016 में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता जो न्यायालय उसने जब निर्णय दिया, तो निर्णय देने के बाद अमेरिका, चीन ने एलिगेशन क्या लगाया कि जो ये निर्णय दिया गया है वो अमेरिका के दबाव में और जापान के हितों को, फिलीपींस के हितों को साधने के लिए दिया गया है, क्योंकि ये सारे संगठन जितने भी हैं ये अमेरिका के इशारे पे काम करते हैं। तो अब आवश्यकता ऐसे में क्या है, अब अमेरिका को चुनौती देने के लिए चीन अपने संगठन बनाने का प्रयास कर रहा है, अपना ऑर्डर बनाने का प्रयास कर रहा है, चाहे वो एससीओ की बात करें, ब्रिक्स की बात करें, आरआईसी की बात करें, मैंगकोंग गंगा कॉर्पोरेशन की बात करें, ब्रिक्स बैंक की बात करें, बीआरआई की बात करें। तो अब चाइना और रशिया मिलकर क्या सोच रहे हैं कि हम अपना वर्ल्ड ऑर्डर बनाएं जिसमें अमेरिका हमारे ऑर्डर के अकॉर्डिंग चले। तो ऐसे में आवश्यकता क्या होती है कि एक ऐसा विजन हो, कोहेरेंट विजन हो, सुसंगत दृष्टि हो, जिसमें पूरे विश्व की क्या हो, एक स्पष्ट रूप से क्या हो, दृष्टि हो, और सब मिलकर क्या करें, उस पर काम करें। तब क्या हो, शक्तियों में जब एक कॉमन कंसर्न होगा, आम सहमति होगी, तब क्या होगा, विश्व में शांति व्यवस्था बनी रहेगी, विश्व व्यवस्था बनी रहेगी। वर्तमान में कई लोगों का कहना है कि अभी कहीं ना कहीं जो आज वर्ल्ड का ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं असंतुलित है। अमेरिका ऑर्डर को बनाए रखना चाहता है, चाइना उस ऑर्डर को मानने को तैयार नहीं है, चाइना अपना ऑर्डर बनाना चाहता है। कोल्ड वॉर था, दो शक्तियां थी, तब भी एक ऑर्डर था, दोनों के बीच में एक ऑर्डर था कि दोनों आपस में क्या करते, शक्ति का संतुलन बनाए हुए थे, और या तो कोई अमेरिका के गुट में था या कोई आपका यूएसआर के गुट में था। तो यानी कि एक बैलेंस ऑफ पावर बना हुआ था, और इससे क्या था, वर्ल्ड में एक ऑर्डर बना हुआ था। लेकिन जिसको हम लोग, अब इसको मैं बहुत डिटेल से जाऊंगा, दुनिया आप देखें 1945 से लेकर 90 तक की जो दुनिया थी वो 3 खेमे में बटी हुई थी। एक खेमा आप देखते हैं तो क्या था, आपका नाटो वाला खेमा, यानी कि जो आप ये ब्लू कलर का देख रहे हैं, जो आप ये रेड कलर का देख रहे हैं, ये आपका यूएसआर वाला खेमा। इसको इन्होंने नाटो बनाया था, इन्होंने अपना क्या बनाया था, आपका वर्सा पैक्ट बनाया था, और इन सभी कंट्रीज ने मिलकर बनाया था अपना इन कंट्री ने क्या बनाया था बच्चों अपना, ये मैप में थोड़ा सा इनका गलती था, चले। तो इन्होंने बेटा क्या बनाया था, अपना नाम बनाया था, नेम। तो इन्होंने आपका, तो इसको कहा जाता था फर्स्ट वर्ल्ड, इसको कहा जाता था सेकंड वर्ल्ड, और इसको कहा जाता था थर्ड वर्ल्ड। इसका लीडर था आपका यूएसए, इसका लीडर था आपका यूएसएसआर, और इसका लीडर था आपका इंडिया, है ना, मेनली आपका इंडिया ही था जिसको नाम कहा जाता था। तो ये आपका 90 तक रहा। लेकिन 90 के बाद क्या होता है, आपका वर्ल्ड जो होता है वो आपका यूनिपोलर हो जाता है। यानी पहले तो आपका बाइपोलर दिखता है जिसमें एक नाम भी था, नाम क्या था वो भी हम चर्चा करेंगे आगे। 90 में क्या हुआ दोस्तों कि 90 में जब यूएसएसआर क्लैप्स हुआ, यूएसआर जब गिरा, तो गिरने के बाद अमेरिका जो था वो क्या हो गया, आपका एकदम पूरा हेजोनोमी बन गया, हेजोनोमिक स्टेटस को मिल गया, प्राधान्य हो गया, दुनिया में शिखर पर पहुंच गया। अब अमेरिका की लीडरशिप को लोगों ने माना या नहीं माना, एक तो है कि भाई मन से स्वीकार किया, जब 90 में देखें तो कुछ ने मन से स्वीकार किया, कुछ ने मन से ना स्वीकार कर स्वीकार करना पड़ा। हम अपनी बात करें, हम भी तैयार नहीं थे अमेरिका की लीडरशिप को स्वीकार करने के लिए। लेकिन 91 में जब हमारी इकोनॉमी क्रैश हो गई, हमारी भी, हमें अपना गोल्ड तक रखना पड़ गया, तो हम जब आईएमएफ के पास, वर्ल्ड बैंक के पास गए तो उन्होंने कहा कि आपको पैसा तभी मिलेगा जब आप क्या करेंगे, एलपीजी को एक्सेप्ट करेंगे।
तो हमको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लाना पड़ा इन द प्रेशर ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड IMF। इनडायरेक्टली वो प्रेशर किसका था? अमेरिका का था। तो कुछ ने ऑटोमेटिकली अमेरिका की लीडरशिप को स्वीकार किया, कुछ ने स्वीकार नहीं किया। बहुत सारे एग्जांपल कहा जाता है, जैसे आपका गल्फ वॉर 1989 में 34 देश जो थे वो अमेरिका की लीडरशिप की सेना में पहुंचे। कहां पर? गल्फ वॉर के अंदर गए तो दिखने लगा कि अमेरिका की लीडरशिप को लोगों ने क्या किया? स्वीकार करना शुरू कर दिया। और जैसे अमेरिका क्या होता है कि पूरा आपका हो जाता है, एक तरह से इसको कहा जाता है एप्रेजर राष्ट्र, मतलब एकदम से जिसको जीता ना जा सके, जिसको पराजित ना किया सके, एकदम स्ट्रॉन्ग कंडीशन में। तो अमेरिका रूल बनाने लगा, अमेरिका नए नए इंस्टीट्यूट्स को क्या करने, डेवलप करने लगा, क्राइसिस मैनेजमेंट करने लगा। ये अमेरिका की पोजीशन हो गई। तो जिसको पैक्स अमेरिकाना कहा गया कि उस समय तो पूर्ण रूप से पैक्स अमेरिकाना दुनिया में आ चुका है, छा चुका है। हालांकि पैक्स अमेरिकाना 1945 से आ चुका था उस समय, लेकिन जब 1945 में अमेरिका पैक्स अमेरिकाना लेके चलता है तो तब अमेरिका की पॉलिसी क्या थी कि एड देकर, यानी कि फंड्स देकर, लोन के माध्यम से, ग्रांट देकर वेस्ट यूरोप के सभी कंट्रीज को उसने क्या अपने साथ जोड़ लिया था। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप क्या था? उसको बर्बाद हो चुका था, क्योंकि जो पूरा फील्ड था वॉर का वो क्या था? आपका यूरोप था। तो यूरोप में चाहे आपका ब्रिटेन हो, चाहे और कंट्रीज हो, सब आपस में मर कट कर खत्म से हो गए थे। इस स्थिति बड़ी खतरनाक हो गई थी। तो वेस्ट यूरोप को अमेरिका ने अपना फंड देकर, एड देकर अपने से जोड़ा और नाटो बनाया। तो जो ईस्ट यूरोप था, ईस्ट यूरोप ने यूएसआर को जोड़ा, जहां पर उसने समाजवाद यानी कि सोशलिज्म वाले आइडियोलॉजी लेके चले। लेकिन 90 में जब समाजवाद यानी कि यूएसआर क्लैप्स हुआ, बहुत सारी वजह थी, इतना जानने की जरूरत नहीं हो, पॉलिटिकल साइंस का विषय हो जाता है। तो यूएसएसआर जब क्लैप्स हुआ तो क्लैप्स होने के बाद दुनिया में केवल एक ही शक्ति बचा, वो था आपका अमेरिका, जो समाजवाद का झंडा लेके चल रहा था देश, यूएसएसआर यानी कि सोशलिज्म का झंडा लेके चल रहा था। तो जब वो देश अपने आप को नहीं बचा पाया तो उसकी विचारधारा ही बेकार की हो गई। तो दुनिया में एक ही विचारधारा रह गई, फिर क्या? लिबरलाइजेशन यानी कि उदारवाद, जिसका झंडा लेके चल रहा था अमेरिका। और अमेरिका ने पूरी दुनिया में क्या किया? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लाके रख दिया। उसका यही उदाहरण था। तो पैक्स ऑफ अमेरिकाना आपने देखा, LPG मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन फिर दोस्तों एक घटना होती है 2001 की घटना, और वो क्या थी? आपकी 9/11 की घटना। 9/11 की घटना के बाद, यानी कि जिसको हम बोलते हैं 9/11 का इंसिडेंट, इस घटना के बाद अमेरिका क्या करता है? एक इंटरनेशनल वॉर में कूदता है और क्या बोलता है? आतंकवाद का नया नाम देता और कहता है अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, कि ये जो है एक इंटरनेशनल टेररिज्म है। और अमेरिका इसके अगेंस्ट क्या करता है? एक वॉर डिक्लेयर करता है। भारत ने हाथों हाथ क्या किया? इस वॉर में अमेरिका का समर्थन दिया। उस समय हमारे PM हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि अमेरिका के इस युद्ध में हम अमेरिका के साथ खड़े हैं। यही अमेरिका था जो 2001 की घटना से पहले कहा करता था कि कश्मीर में जो आतंकवादी, वो आतंकवादी नहीं है, बल्कि वो तो क्या है? फ्रीडम फाइटर हैं। अब भारत क्या कर रहा है? कश्मीरियों के ह्यूमन राइट्स का क्या कर रहा है? वॉयलेंस कर रहा है। यही अमेरिका था। लेकिन बाद में अमेरिका भारत दोनों मिलकर क्या किया? इस वॉर में साथ में एक दूसरे की कोऑपरेशन किया। अब देखिए दोस्तों क्या था, ये मैं चर्चा कर ही चुका हूं आपको। वर्ल्ड ऑर्डर चेंजिंग, कि अब क्या हो रहा है कि दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ये मैं इसको थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कई सारी घटनाओं से। देखिए जब हम लोग कोई भी बात बोलते हैं, जब भी हम कोई बात बोलते हैं तो उसके पीछे हमको क्या देने पड़ते हैं बेटा? आपके फैक्ट्स देने पड़ते हैं, उदाहरण देने पड़ते हैं, आपको तथ्य देने पड़ते हैं। तथ्य नहीं देंगे तो आपकी बात क्या होगी? वजनदार नहीं होगी। होता यह है कि जब आपका 99 का क्राइसिस की हम बात करें, 2003 में इराक की बात करें, फिर आपका 2008 की हम बात करें, तो देखिए होता यह है कि 2001 में जब अमेरिका वॉर में कूद जाता है, जंप कर जाता है, तो माना जाता है, अब ये भी जानते होंगे, वॉर जो होता है कभी भी इकोनॉमी के लिए बेहतर नहीं होता है। वॉर क्या करता है? सीधा सीधा डेवलपमेंट को तो रोकता है और बदले में क्या करता है? खर्चा, एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा क्या करता है? बढ़ा देता है। बहुत ज्यादा आपके क्या होता है? खर्चे बढ़ जाते हैं। ये अमेरिका के साथ भी हुआ। अमेरिका ने एक साथ दो मोर्चे खोल दिया, अफगानिस्तान भी खोल दिया, तभी उसने क्या किया? इराक भी खोल दिया। इराक से तो उसको तेल मिला, लेकिन अफगानिस्तान से क्या मिला? अब जाके जो बाइडेन ने क्या किया? अमेरिका को वहां से निकाला अफगानिस्तान से, और किस स्थिति में छोड़कर गया? अफगानिस्तान से क्या मिला अमेरिका को? नथिंग। इराक से तो कुछ मिल भी सकता था, लेकिन अफगानिस्तान कुछ मिल ही नहीं पाया, ऐसे खाली हाथ जाना पड़ा, खर्चे हुए बहुत ज्यादा।
तो हुआ ये स्थिति कि 2008 में जब आपका इकोनॉमिकल क्राइसिस दुनिया में आई, तो इसका ठीकरा जो था चीन ने क्या किया, अमेरिका के ऊपर फोड़ा कि जो ये पूरा क्राइसिस आया है ये अमेरिका की नीतियों के कारण आया है। अमेरिका ऑलरेडी युद्ध में फंस चुका था, बाहर निकलने का उसको ऑप्शन दिख नहीं रहा था। वो लगातार निकलने का प्रयास 2008 से ही अमेरिका कर रहा था, कैसे भी करके हम अफगानिस्तान वॉर से बाहर निकलें, लेकिन निकल नहीं पा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत प्रयास किया, उसके बाद आपका जो बाइडेन ने कहा कि अब कोई प्रयास नहीं, एकदम से बाहर निकलो, और देखिए किस प्रकार से वहां से वो गायब हुआ अमेरिका। अफगानिस्तान को किस प्रकार छोड़ गया, आपने देखा होगा किस प्रकार की पिक्चर्स आपके सामने आई कि फुटबॉल खिलाड़ी को जगह नहीं मिल पा रही तो वो प्लेन में लटक के जा रहा है, ऊपर से गिर जाता है। नेशनल फुटबॉल खिलाड़ी, आप देखिए क्या अफगानिस्तान की स्थिति रही होगी। तो कुल मिला के अमेरिका लगातार, अब 2008 तक यहां पर आप देखें कि जो चीन है, चीन 90 तक क्या था कि अपने आप को गरीबी से बाहर कर चुका था, यानी कि बिल्कुल एकदम से जो कहते हैं कि गरीबी से, पॉवर्टी से वो बाहर कर चुका था। और 90 से लेकर 2008 तक उसने अपने आप को शांतिपूर्ण तरीके से अपना क्या किया, विकास किया, एक तरीके से फ्री राइडर की तरह। क्योंकि जो आपका हेजोनोमस होता है, यानी कि जो प्राधान्य होता है, वो लीडरशिप जब अपनी दुनिया को देता है, तो ये नहीं कि दादागिरी करता है, वो दुनिया का बहुत सारा बर्डन भी लेता है। दुनिया में कहीं भी कोई भी क्राइसिस होता था तो अमेरिका सबसे ज्यादा फंड वहां पर देता था, अमेरिका हर तरीके से मदद करता था, अमेरिका हर बात में बोलता था, अमेरिका अपनी आर्मी को भेजता था। तो वर्ल्ड ऑर्डर जब अमेरिका मेंटेन कर रहा है तो वो क्या करे, अपने ऊपर एक भारी कच्चा क्या करे, बर्डन ले रहा है। ऐसा बर्डन फ्री राइडर यानी कि चीन के ऊपर नहीं था, रशिया के ऊपर नहीं था। 90 में रशिया लेके बिखर गया था, लेकिन फिर उसके बाद 2001 में, सन 2000 में जहां पर व्लादिमीर पुतिन पावर में आए तो उन्होंने आपको क्या किया, उभारना शुरू किया। आज भी आप देखें जो यूक्रेन का मैटर है उसमें रशिया का ही तो है कि हम अपने पुराने क्या किया जाए, पुराने गौरव को प्राप्त करें। लगातार पुतिन उसका प्रयास कर रहे थे। तो अमेरिका यानी कि 2008 का आया क्राइसिस, इसका पूरा ठीकरा चीन ने किसके ऊपर फोड़ा, अमेरिका के ऊपर फोड़ा। और जो चीन पहले क्या था, शांतिपूर्ण उभार में लगा हुआ था, पीसफुल्ली अपने आप को शक्ति बना इंक्रीज यानी शक्ति बढ़ाने में लगा हुआ था, अब वही चीन क्या था, ओपनली दुनिया के सामने आने लगा। 2008 में नए नए दावे करने लगा, दक्षिण चीन सागर का दावा उसने 2010 में करना शुरू कर दिया, और नए नए क्षेत्रों पर क्लेम करने लगा। और लगातार चीन क्या करने लगा, आपका चुनौती देने लगा किसको, अमेरिका को, नए नए संगठनों के माध्यम से, चाहे वो ब्रिक्स की बात करें, एससीओ की बात करें, आप जितनी भी चीजें देखेंगे, चाहे आप लोग किसकी बात करें, आप बीआरआई के माध्यम से बात करें, अपने सैन्य अड्डे बनाने लगा, सब चीजें करने लगा। तो ये सब घटनाएं जो हुई हैं उस 2001 की घटना के बाद से होनी प्रारंभ हुई है। आप देखिए क्रीमिया का जो विलय किया गया किसके द्वारा, रशिया के द्वारा किया गया। किसके अंदर, रशिया ने अपने अंदर कर लिया, अमेरिका कुछ कर ही नहीं पाया। उससे पहले आप जॉर्जिया इशू देखें, अभी आप यूक्रेन का मामला देखें, बहुत कोशिश की लेकिन नहीं रुका रशिया। तो ये सब चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। कई सारे पॉलिटिकल थिंकर भी हैं, कुछ बुक्स हैं, केनेथ वोल्टास हैं, इन्होंने कहा कि कोई भी कंट्री हेजोनोमस स्टेटस प्राप्त करना चाहता है, यानी कि सबसे टॉप पर पहुंचना चाहता है। क्यों पहुंचना चाहता है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो सर्वशक्तिमान होगा, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, सुरक्षित होगा। तो वही फीलिंग यानी कि हेजोनोमस बनने के पीछे भी जो फीलिंग है, वो फीलिंग किस बात की है कि हम महाशक्ति होंगे तो हम ज्यादा क्या होंगे, सुरक्षित होंगे। तो हर राज्य अपनी सुरक्षा के लिए कार्य कर रहा है। मैंने कहा था कि राष्ट्रीय हित का सबसे महत्वपूर्ण क्या है, राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता को बनाए रखना। तो सिक्योरिटी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हर देश चाहता है कि हम हेजोनोमस बन जाएं, महाशक्तिशाली बन जाएं, ताकि हमको किसी तरह का कोई भी तनाव ना हो। क्वेश्चन ये था कि भाई कुछ लोगों ने कहा क्या अमेरिका की जो पावर है वाकई में डिक्लाइन हो चुकी है, अब आपका पैक्स सिनिकाना यानी कि आपका क्या होगा, अब चीन का दौर होगा, ना कि अमेरिका का दौर होगा। लेकिन लोगों ने कहा लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है कि अमेरिका बिल्कुल जीरो हो चुका है, अमेरिका बिल्कुल शून्य हो चुका है। लेकिन पहले के मुकाबले अमेरिका की शक्ति अब कम हुई है। अमेरिका पूरे वर्ल्ड को लीडरशिप देने के लिए अब तैयार नहीं है। इसलिए आप देखें कि बहुत सारे संधि समझौतों में
जहां पर अमेरिका फंड्स पहले दिया करता था, अब अमेरिका ने वो देना बंद कर दिया है। यहां तक कि आप देखें बहुत सारे कंट्री के जिनकी सुरक्षा का जिम्मा अमेरिका अपने पर लेके चलता था, आज अमेरिका वहां से क्या करने लगा, हाथ खींचने लगा है। चाहे वो साउथ कोरिया की बात करें, चाहे आप जापान की बात करें, जापान में आपको लेके बात चलने भी लगी है। अमेरिका की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई कि अब मुझे आप इतना पैसा दो तब मैं आपको सिक्योरिटी दूंगा। तो जापान कह रहा है कि भैया अब हमको नए अवसर तलाशने पड़ेंगे, नई बात सोचनी पड़ेगी, सुरक्षा करें कैसे। जापान कह रहा है कि हम अपनी आर्मी बनाएं, लेकिन आर्मी बनाएं कैसे। जो जापान में नेशनलिस्ट लोग हैं वो कहने लगे जापान के अंदर कि अपनी आर्मी बनाई जाए, लेकिन आर्मी बनाए कैसे। जापान की जो पॉपुलेशन है आज सबसे बड़ी पॉपुलेशन वहां पर किसकी है, ओल्ड पॉपुलेशन है। चीन की यंग पॉपुलेशन ओल्ड हो रही है और इंडिया के पास यंग पॉपुलेशन है। तो ये भी एक वजह है कि जापान और भारत की क्या हो रही है, आपस में मित्रता ज्यादा बन रही है कि कल को कोई इश्यू होता है तो ये बैलेंस ऑफ पावर चल रहा है कि चीन को बैलेंस करने के लिए जापान और भारत के नजदीक आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस बात को समझ गए थे कि डोनाल्ड ट्रंप को कहा गया भाई, डोनाल्ड ट्रंप इस बात को बहुत अच्छे समझ गए थे कि भैया बहुत स्थिति खराब होने वाली है। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा क्या किया, निकलना शुरू किया कि अब हम क्या करेंगे, अपने आप को क्या करेंगे, बाहर करेंगे। और जब 2017 में डोनाल्ड ट्रंप को, हालांकि लोगों ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप बड़े ही अलग तरह के डिसीजन लेते हैं, लेकिन कई पॉलिटिकल साइंटिस्ट तो ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत समझे, इसलिए उनकी नीतियों में स्थायित्व नहीं था। वो लगातार क्या कर रहे थे, फटाफट डिसीजन लेकर क्या कर रहे थे कि पूरी व्यवस्था को बदलकर पूरी पावर दोबारा फिर अमेरिका के पक्ष में लाने का प्रयास कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया इसके लिए कि जहां जहां पैसे दिया जाता था उसको रोक देना बंद किया, उसको कम किया लगातार। अमेरिका अफगानिस्तान से निकालने की बात की। और आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप 2017 में जब बनते हैं 20 जनवरी 2017 को, तो नारा दिया था उन्होंने, क्या नारा दिया था कि अमेरिका फर्स्ट, हम अमेरिका को क्या देंगे, फर्स्ट लेके चलेंगे, यानी कि पहले अमेरिका, दुनिया सब बाद में। ये वही अमेरिका तो जो पहले ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा था, अब यही डोनाल्ड ट्रंप थे जो संरक्षणवाद की बात करने लगे थे। आपको याद होगा ट्रेड वॉर की बात उसमें चलने लगी थी। ट्रेड वॉर की बात, इंडिया को भी जो जीएसपी दिया गया था अमेरिका के द्वारा, वो भी अमेरिका के द्वारा रद्द कर दिया गया था। तो यानी कि अमेरिका फर्स्ट की नीति पर अमेरिका आ चुका था। और कोविड-19 के समय तो आप देखें कि अमेरिका बिल्कुल दिखाई दिया कि अमेरिका वर्ल्ड डायस पर कहीं नहीं था, उसकी लीडरशिप कहीं पे थी नहीं। तो यहां पर जब दिखाई दिया कि यानी कि वर्ल्ड लीडरशिप में अमेरिका गायब था, तो ये कहा गया कि भैया अब जो है यूएस की पावर पहले जैसी नहीं रही है। और यूएस क्या डिक्लाइन, क्योंकि वो घरेलू मोर्चे पर ही क्या था, दोस्तों फेल हो गया था। तो अब देखा गया कि भाई जब अमेरिका तो अब वर्ल्ड को लीडरशिप देने के लिए तैयार नहीं है, ना वो सक्षम है, क्योंकि कोविड में तो स्पष्ट दिखाई दिया कि वो सक्षम ही नहीं था। तो क्या अब चाइना का दौर है, क्या अब पैक्स सिलिकाना का दौर है। तो इस पर हम बात करें कि लीडरशिप, क्या चाइना की लीडरशिप को दुनिया एक्सेप्ट करेगी, हाँ या ना। और चाइना ने पूरी कोशिश की। जब कोविड-19 आया तो कोविड-19 के समय चाइना ने पूरे प्रयास किया कि वर्ल्ड क्या करे, मेरी लीडरशिप को क्या करे, एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे। लेकिन दुनिया जो थी दोस्तों, वो अमेरिका की लीडरशिप को तो स्वीकार करने को तैयार थी, लेकिन चीन की लीडरशिप को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। उसका मुख्य कारण क्या है, शासन प्रणाली। अब दुनिया के जो देश हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, यानी कि आपके लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं। तो जो लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं वो कैसे एक पार्टी के सिस्टम को स्वीकार कर ले, उसकी लीडरशिप को स्वीकार कर ले, जिसके मूल में लीडरशिप ही नहीं है, यानी कि नेतृत्व नहीं है। और अमेरिका ने भी इस बात को चिल्ला चिल्लाकर खूब बोला, अमेरिका ने इस बात को, यहां तक कि आपको याद होगा अमेरिका ने चीन की इमेज को भी डैमेज करने का प्रयास किया। अब आई डोंट नो सत्य है या सही है गलत है, वी डोंट नो, लेकिन वुहान वायरस का नाम लिया अमेरिका, बार बार डोनाल्ड ट्रंप उसको वुहान वायरस करते रहे, जबकि चीन बोलता नहीं कोविड 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 कोविड। आपको याद होगा, आपने कोविड का, कोरोना का दौर आपको याद हो तो लगातार वुहान वायरस की बात करते रहे। फिर डब्ल्यूएचओ बीच में आया, डब्ल्यूएचओ ने कहा नहीं ये वुहान वायरस नहीं है, कोविड-19 है, तब इसका नाम कोविड-19 डिक्लेयर हुआ, फाइनल हुआ। तो आप देखेंगे कि जो पूरा अमेरिका के बाद चीन के नेतृत्व को लोगों ने स्वीकार नहीं किया, दुनिया स्वीकार नहीं किया। इसका मुख्य कारण क्या था, सिंगल पार्टी राज्य, यानी कि एक ऐसा देश जहां पर क्या है, एक ही पार्टी का शासन है और एक तरह से डिक्टेटरशिप की तरह सिस्टम क्या चलता है, यानी कि आपका क्या पूरा एक तानाशाही की तरह। तो शासन प्रणाली भी बेहतर होना जरूरी है।
उसको भी यानी कि एक ऐसा होना जिसको वर्ल्ड क्या करे, एक्सेप्ट करे। जैसे भारत की डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में दोस्तों अब आप कहेंगे सर इससे क्या फर्क पड़ता है, कि कोई देश है वो ताकतवर है तो क्या दिक्कत है, अगर उसकी अलग बात है तो मतलब उसकी स्थिति शासन प्रणाली अलग, नहीं फर्क पड़ता है। जैसे हम किसी डेमोक्रेटिक कंट्री से रिलेशन बनाते हैं और किसी गवर्नमेंट से हमारे रिलेशन क्या मान लो खराब हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो हमें ये उम्मीद रहती है कि भाई कल को 4 साल बाद 5 साल बाद चुनाव होंगे इनके यहाँ पर, सरकार बदलेगी, तो उससे हम अपने अच्छे रिलेशन बना लेंगे, अपने हितों को साध लेंगे, टकराव खत्म हो जाएगा। लेकिन हमको पता चले कि यही पार्टी पावर में रहनी है, ये आइडियोलॉजी पावर में रहनी है और यही व्यक्ति पावर में रहना है, जैसे जिनपिंग जो चाइना के जो प्रेसिडेंट है वो लगातार पावर में रहने वाले, दोबारा फिर चुन लिए गए हैं। तो यानी कि आइडियोलॉजी में बहुत अंतर होने वाला नहीं है, सोच में अंतर होने वाला नहीं है। तो भारत और चीन के बीच में अभी तनाव चलने वाला है। हाँ, अगर वहां चीजें परिवर्तन होती, कुछ बात होती तो लगता। तो ऐसी स्थिति में दुनिया में कोई भी देश, आप देखे होंगे जब पूरा इशू हांगकांग को लेकर हुआ, याद होगा आपको, हांगकांग को लेकर तो अमेरिका ने, अब जैसे विगर मुस्लिम को लेकर बात करें तो पूरा अमेरिका के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा, अमेरिका की जो आज भी अलाई कंट्री हैं, उन्होंने चीन की इमेज को डैमेज करने का प्रयास किया और काफी हद तक डैमेज भी हुआ। और इन्होंने पूरा क्या किया कि हम चीन की लीडरशिप को स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि चीन ने पूरी कोशिश की लेकिन नहीं स्वीकार किया। अब था क्या कि जब चीन की लीडरशिप को दुनिया ने स्वीकार नहीं किया तो चीन यहां पर क्या हुआ, अग्रेसिव मोड में आया और उसने अपने अग्रेशन दिखाना शुरू कर दिया चारों तरफ। चाहे वो आपका साउथ चाइना सी की बात करें, चाहे वो लद्दाख में बात करें, भारत के अगेंस्ट दिखाना शुरू किया। क्योंकि चीन हमेशा क्या मानता था, इस चीन का मानना यह रहा है कि इंडिया इज द कैप्टन ऑफ अमेरिका। जब से क्वाड का मेंबर बना या न्यूक्लियर डील हुई तो उसको यह लगता है कि इंडिया जो है, भारत जो है वो किसका है, कैप्टन है, वो अमेरिका का कैप्टन है। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे जैसे रूस के साथ, यानी कि यूक्रेन के मामले में हमने रूस का साथ दिया तो यही चीन हमारी तारीफ भी कर रहा है कि देखो इंडिया क्या कर रहा है, बेटर कर रहा है। अभी मैं कल परसों स्टेटमेंट देख रहा था चीन का, इंडिया की तारीफ कर रहा था, देखो बहुत अच्छा इंडिया काम कर रहा है। अब उसको ये भी समझना चाहिए कि भाई इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग बोलता है तो तुम तारीफ करते हो, तुम्हारे अगेंस्ट होना शुरू कर देता है तो तुम कुछ भी। तो लगातार चीन ने क्या किया, चीन को दिखा कि भाई पूरी दुनिया में और अगर एशिया में, देखो सिंपली बात समझिएगा, एशिया के अंदर इसको भी आप थोड़ा समझिएगा, चीन है ग्रेटर पावर और चीन बनना चाहता है सुपर पावर। चीन ग्रेटर पावर कहां पर है, एशिया के अंदर मान लेते हैं, मैंने कहा कॉन्टिनेंट वाइज, और वो सुपर पावर बनना चाहता है। तो अमेरिका की पॉलिसी क्या होगी कि अमेरिका ये चाहेगा चीन सुपर पावर ना बने, तो अमेरिका क्या चाहेगा कि चीन जो है एशिया में उलझा रहे। एशिया में उसको उलझाने वाला कौन देश है, या तो जापान है या भारत है। लेकिन जापान केवल आर्थिक शक्ति है, सैनिक शक्ति नहीं है। भारत एक सैनिक शक्ति प्लस आपका आर्थिक शक्ति। इस दौर में भी भारत की इकोनॉमिकल ग्रोथ ज्यादा है। वो ठीक है कि जनसंख्या आपकी क्या है, अभी आपको याद होगा नितिन गडकरी जी का स्टेटमेंट था, भारत एक अमीर देश है लेकिन लोग गरीब हैं। भारत एक अमीर देश है लेकिन लोग गरीब हैं, जनसंख्या हमारी ज्यादा है इसलिए ऐसा लगता है, लेकिन नहीं तो पावर तो भाई सैन्य क्षमता में तो हम तीसरे नंबर पे हैं, आर्थिक में भी हम 5वें, और बहुत जल्दी देखिएगा हम बहुत आगे जाने वाले हैं। जिस प्रकार से उनकी ग्रोथ रेट है, दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट आज इंडिया की चल रही है, भारत की चल रही है। तो चीन को भी दिखता है कि केवल एक देश है जो मुझे क्या कर सकता है, एशिया में रोक सकता है, और अमेरिका उसी को क्या करता है, अपना आधार बनाता है। अमेरिका भारत को वो सब देना शुरू कर देता है जो भारत बहुत लंबे दिनों से प्रयास कर रहा था। हर तरह के समझौते, न्यूक्लियर डील से जो शुरुआत हुई थी उसको आप देखें कि आपका पूरा है ना, अनेकों समझौते में जब हम भारत अमेरिका संबंधों की चर्चा करेंगे तो कौम का सा डील, फलाना डील, ये डील, वो डील, इतनी डील कर दी कि भारत एकदम भर के रख दिया भारत को। और कहता है कि हम भारत को क्या करेंगे, एनर्जी का मेंबर बना के रहेंगे, सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना के रहेंगे। अगर भारत के किसी ने देखा तो ये देखा इंडियन पैसिफिक ओशन इसको बोलता है, उसको इंडो पैसिफिक ओशन अमेरिका कहने लगा, यानी खुल कर। तो इससे चीन क्वाड बनाया गया, क्वाड का भारत मेंबर बना, भारत की एक बड़ी भूमिका इसमें देखी गई। हर जगह अमेरिका जहां भी जाता है, अमेरिका कहता है कि हम G7 को G11 बनाएंगे जिसमें भारत भी शामिल होगा। तो इस प्रकार की जो बातें थी उसने चीन के अंदर एक भय व्याप्त किया कि अमेरिका जो है इंडिया को अपना कैप्टन बना रहा है और इंडिया उसका कैप्टन बन रहा है, तो इंडिया को रोको।
तो हम तो टारगेट थे, निशाना किस पर था? हम तो कहते हो गया ना भाई, टारगेट हम नहीं थे, टारगेट था अमेरिका। लेकिन क्या था, जो बंदूक की गोली थी वो हमारी तरफ तानी हुई थी, टारगेट था अमेरिका। तो अग्रेसिवनेस चाइना की दिखने लगी। तो उसको कहा गया कि चीन अब ये समझ चुका है कि हम लीडर तो बन नहीं पाएंगे, क्योंकि दुनिया हमारी वैल्यूज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, हमारी सॉफ्ट पावर्स को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो फील द पावर, पावर को फील किया जाए। अब बात उठती है कि फ्यूचर की दुनिया कैसे होने वाली है। ये तो हमने बात की कि चाइना को इजिली लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं, क्योंकि आप बंदूक के दम पर लोगों को मना पाए, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है ना, अमेरिका ने फंड दिए, आपका ग्रांट के रूप में दिया, ऐड दिया, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, देशों को पैसा दे रहे हैं, इतने हैवी इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं कि आप लोग वापस नहीं कर पाते हैं, तो आप उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, जिसको हमने एक नाम भी दिया है ऋण जाल की नीति, ट्रैप की पॉलिसी। हम्बन टोटा पोर्ट उसी का एक उदाहरण है दोस्तों। श्रीलंका उतना पैसा वापस नहीं कराया, तो आपने 19 ईयर के लिए हम्बन टोटा पोर्ट पे कब्जा कर लिया। भारत ने खूब चिल्ला चिल्ला के बोला है कि नीति गलत है इनकी। मैं चर्चा करूंगा किस प्रकार की ट्रैप की पॉलिसी क्या है। ओपन नहीं करता है डॉक्यूमेंट, मना कर देता है देश को, क्या हम डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं करेंगे। हम लोग जबकि ओपन करते हैं, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री है। अमेरिका अपने पेपर ओपन करता है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। और अमेरिका, आप देखिए अमेरिका के बाद फ्रांस, आप देखते होंगे अमेरिका ने अपनी जब स्ट्रेटेजिक पॉलिसी डिक्लेयर की कि वर्ल्ड को लेकर हमारी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी क्या होगी, तो उसने भारत को अपना पार्टनर बनाया है। और अभी कल की बात है, कल या परसों की बात है, फ्रांस ने भी अपनी जो स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट निकाला है, पॉलिसी निकाली है, उसमें इंडिया को अपना पार्टनर बनाया, यानी कि 20-30 साल के लिए अब अमेरिका फ्रांस से हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। वो अलग बात है कि भारत ने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट अब तक इश्यू नहीं किया है, भारत नहीं इश्यू करता है, लेकिन फ्रांस ने कल या परसों किया अपना, तो अब हम फ्रांस के भी हो गए। तो वो ओपनली कह रहे हैं कि भारत हमारा है, तो ये सब अमेरिका के लाइक कंट्रीज हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि दुनिया कैसी होगी, व्हाट इज द वर्ल्ड ऑर्डर। तो पहले तो आप फ्यूचर ऑर्डर क्या है दुनिया का, एक तो आपका मल्टीपोलर, यानी कि बहुत सारे क्या है आपके शक्ति के केंद्र होंगे, एक नहीं शक्ति के बहुत सारे क्या होंगे आपके सेंटर पॉइंट्स होंगे, जिनमें भारत भी होगा। तो बड़ी उम्मीद अब दुनिया देख रही है, इस आईएमएफ को कहने भी है कि भारत जो है दुनिया को अब एक प्रकाश दिखाएगा, एक लाइट दिखाएगा, और भारत ही क्या करेगा, दुनिया को लीड करेगा। ये आईएमएफ का, मेरा कहना नहीं, आईएमएफ कह रहा है। तो यहां माना जा रहा है कि भारत आज जिस प्रकार से विकास कर रहा है, जिस प्रकार से स्टेबिलिटी को लेकर चल रहा है, जिस प्रकार से काम कर रहा है, डेफिनेटली वो दुनिया के लिए क्या बनेगा, एक मार्ग प्रशस्त बनेगा। तो अब भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे जो मिडिल पावर से ग्रेटर पावर की ओर बढ़े हैं, उन देशों की जिम्मेदारी है। और भारत का जो कॉन्सेप्ट, अगर मिडिल पावर के पास में पावर आती है, तो डेफिनेटली भारत जैसे देश अगर वैश्विक शक्ति को बनाएंगे, विश्व ऑर्डर को बनाएंगे, वैश्विक संतुलन को बनाएंगे, विश्व में व्यवस्था को मेंटेन करेंगे, तो व्यवस्था कैसी होगी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, यानी कि वसुदेव कुटुम्बकम जैसी थ्योरी पर हम लोग लेके चलेंगे, तो आने वाली दुनिया अगर होगी तो वो इसी थ्योरी को लेके चलेगी, तो इसी के लिए क्या होगा, बेटर होगा। तो मुझे तो लगता है कि आपका क्या होगा, इसी तरह आपको लिखना है कि अब दुनिया वर्तमान में कैसी है, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है, जिसमें बड़ी भूमिका मिडिल पावर से ग्रेटर पावर बने कंट्रीज की होगी, जिसमें भारत की बड़ी भूमिका होगी, जिसको कई देशों ने इसको स्वीकार भी किया है। और लगातार भारत का जैसे G20 की अध्यक्षता, ये उदाहरण दीजिए, आईएमएफ का कहना कि भारत प्रकाश दिखाएगा। तो ये सब जो बातें प्रमाणित करती है कि भारत एक बड़ी भूमिका में आने वाला है। और अगर भारत बड़ी भूमिका आता है, तो भारत सुपर पावर के कॉन्सेप्ट को लेकर नहीं चलेगा। भारत विश्व गुरु की बात करता है। भारत कहता है कि मैं अपनी शक्ति का अर्जन इसलिए कर रहा हूं ताकि शांति की स्थापना हो। भारत शक्ति का अर्जन इसलिए नहीं कर रहा है कि वो अपने अकॉर्डिंग दुनिया को चलाए। भारत शक्ति का अर्जन इसलिए कर रहा है कि वो शक्ति संपन्न होगा, तभी दुनिया उसकी बात सुनेगी। शक्ति नहीं होगी तो दुनिया उसकी बात सुनने वाली नहीं है। बेटा, आप लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो लोग आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होंगे। आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सारी दुनिया आपकी बात सुनेगी, परिवार में सब जगह आपकी बात सुनी जाएगी। दैट्स क्लियर। तो आज इतना ही। कोई प्रश्न अगर आपका हो तो आप पूछ सकते हैं। बेटा, मैं बताऊंगा साइड डील कौन का सा डील हो गया जब हम भारत अमेरिका की बात करेंगे। तो आज मैंने वैश्विक परिदृश्य पूरा किया। अब एक लेक्चर होगा फॉरेन पॉलिसी का। फॉरेन पॉलिसी क्या है क्या नहीं, मैंने ब्रीफ में आपको बता दिया है, क्योंकि वो बहुत ही पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन हो जाते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के फीचर्स क्या हैं, ये वो सब छोड़ेंगे हम।
और पूरा हम लोग क्या करेंगे, पूरा एक रिव्यू लेकर, और रिव्यू लेने के बाद एक लेक्चर फॉरेन पॉलिसी का हम लोग रखेंगे, और फिर हम लोग नेबर कंट्रीज पे आ जाएंगे। तो एक लेक्चर में इसको फॉरेन पॉलिसी को लूंगा, क्योंकि लंबा उसमें बहुत जरूरत नहीं कि हम एक एक फॉरेन पॉलिसी को कि आपका नाम क्या है, अब उन पॉलिसी का मतलब भी नहीं है, क्योंकि वो पुरानी बातें हो चुकी हैं, नाम को हम लेके नहीं चल रहे हैं, देखा जाए तो मल्टी एंगेजमेंट की ओर बढ़ चुके हैं। तो ये मैं चर्चा करूंगा कि अब विदेश नीति कैसे है और कैसे हम लेके चल रहे हैं। तो आज इतना ही, कोई प्रश्न आपका हो तो आप बता दीजिए। प्रेम झा बेटा, विश्व गुरु तो ऐसे ही बनेगा, देखिए जिस प्रकार आप देखिए, मैं आप खुद सोचिए, आज हम वर्ल्ड की थर्ड आपकी क्या है बेटा, हम वर्ल्ड की थर्ड क्या है आपकी मिलिट्री पावर है, वर्ल्ड क्या है 5वें नंबर की हम इकोनॉमी है। देखो बेटा, इश्यूज तो हर देश के अंदर रहते हैं, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, सब जगह इश्यूज हैं। क्या चीन के अंदर इश्यूज खत्म हो गए? हांगकांग का इश्यू है, तिब्बत का इश्यू है, विगर मुस्लिम का इश्यू है, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, भारत में भी इश्यूज हैं। लेकिन लगातार भारत जिस प्रकार से ग्रोथ कर रहा है और विकास से बना के चल रहा है, तो डेफिनेटली अब पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए भैया, नेगेटिव क्यों? अब ये तो बात है कि दूसरा आपकी तारीफ करो और आप कहते हैं हाँ, आप हाथ जोड़ लीजिए, हल मंद मंद मुस्कुराइए, लेकिन ये मत कहिए कि नहीं आप गलत मेरी व्याख्या कर रहे हैं, ये तो गलत बात हो जाएगी ना। कोई कह रहा है कि यार बड़े स्मार्ट बंदे हो, बड़े नॉलेजेबल पर्सन हो, तो बस आप हाथ जोड़ के स्माइल दीजिए, काम करते रहिए अपना, ठीक है ना। आपकी डेवलपमेंट ग्रोथ सब कुछ करेगी, समावेशी विकास को लेकर चलेगी। लोकतंत्र में आपकी क्या होनी चाहिए? पूरा विश्वास होना चाहिए, उसकी स्ट्रॉन्ग उसकी जड़ें होनी चाहिए। समावेशी विकास पे आप फोकस कीजिए, डेफिनेटली आप क्या होगा, सतत विकास के लक्ष्य को आप प्राप्त कीजिए, आप बनेंगे विश्व गुरु, उसमें क्या है। और 5th नंबर के बेटा आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। प्लीज पॉजिटिव एटीट्यूड रखा कीजिए बेटा। नहीं, एक और फिर मैं बोल रहा हूं बेटा, विश्व गुरु का मतलब सुपर पावर बनना नहीं है। भारत ने स्पष्ट कहा है कि हम सुपर पावर नहीं बनेंगे, हम महाशक्ति, इसलिए नहीं कि हम दुनिया को अपने अकॉर्डिंग हम लीडरशिप नहीं देना चाहते। एक होता है नेता, एक होता है गुरु। भारत विश्व गुरु की बात करता है, तो इसको अब देखिए यही बातें होती है। मैं फिर बोलता हूँ कि ये चीजें अब मैं तुम्हें बताया नहीं तो उसको आपको समझने वाली बात है। मैं कहता हूँ टर्म एकदम क्लियर होनी चाहिए। नेता लीडरशिप डंडा मार के अमेरिका ठीक करेगा, मेरे अकॉर्डिंग चलो, हम ये नहीं कहेंगे। हम कहेंगे नहीं भैया, ऐसी गाइडेंस वाली भूमिका होगी, जैसे मैं आपको एक गाइड करता हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि बेटा ऐसे लिखो, तो एक शिक्षक की भूमिका होगी, दिशा देने वाली भूमिका होगी, जिसमें मोनोपोली नहीं होगी, डंडे का भाव नहीं होगा। एक होता है ना मोहल्ले में एक दादा गुंडा, देखा ना, कि जो कहता है गाड़ी मेरी यहीं पर खड़ी होगी, नहीं होगा मैं मारूंगा। तो एक तो वो हो गया सुपर पावर का कॉन्सेप्ट, शक्तिशाली है तो कैसे नहीं मानेगा, हम तो मनवा के मानेंगे। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक क्यों किया? यही तो बात थी। इराक पर अटैक क्यों किया? इराक ने कहा कि हमारे पास कोई एटॉमिक वेपन नहीं है, आप चेक कर लीजिए। चेक हुआ, यूएनओ की एजेंसी गई, वहां पर एक टीम बनी, वो गई, जाके देखा कहीं कोई एटॉमिक वेपन नहीं मिला। अमेरिका क्या बोला, हम जाके खुद चेक करेंगे। 2003 में पहुंच गया इराक में। दादागिरी तो है। विश्वगुरु ऐसा नहीं करेगा। विश्वगुरु क्या करेगा? विश्व को शांति देगा। भारत यही बोलता है कि भारत ने युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिया है। तो भारत की शक्ति, इसलिए देखो बेटा, शक्ति होगी तभी आपकी बात सुनी जाएगी। कमजोर की तो चर्चा ही नहीं होती, वो संतुलन क्या बनाएगा, शांति क्या बनाएगा। तो शक्ति तो जरूरी है, शक्ति के बगैर शांति नहीं, भय बिनु हो ही न प्रीति। बेटा थर्ड वर्ल्ड का सिंबल देखिएगा। थर्ड वर्ल्ड कहा गया कि जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं और एशियन कंट्रीज हैं, वे कंट्री जो आपके औपनिवेशिक शासन से क्या हुए थे, आजाद हुए थे, उनको कहा गया था थर्ड वर्ल्ड, है ना, तीसरी दुनिया। हालांकि ये दुनिया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, दुनिया की कोई बातें भी नहीं है कि दुनिया ये कहने को बोल देगा पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया, बोलने का है। लेकिन था क्या कि जो कैपिटलिस्ट, क्योंकि 90 तक आप देखें तो आपका क्या थी, आइडियोलॉजिकल वॉर ज्यादा था। लेकिन 90 के बाद आइडियोलॉजिकल वॉर खत्म हो गया, इकोनॉमी की बात होने लगी, पैसे की बातें होने लगी, क्योंकि वर्ल्ड में समाजवाद तो खत्म हो चुका था। क्योंकि जब उसका झंडा लेके चलने वाला ही देश क्या हो गया था, गिर गया था, समाप्त हो गया था, तो उसकी आइडियोलॉजी खत्म हो गई। भाई अगर मैं कहता हूं जीवन में आप फेल होते हैं, तो ये फेलियर केवल आपका नहीं है, ये फेलियर है आपके जीवन की वैल्यूज का, ये फेलियर है आपके जीवन के सिद्धांतों का, ये फेलियर है आपके विचार का, ये फेलियर है आपके परिवार का, सबका फेलियर है।
और अगर आप कामयाब होते हैं तो ये कामयाबी किसकी होगी? ये कामयाबी होगी आपके विचारों की, आपके मैनेजमेंट की, आपकी रणनीति की। क्लियर? तो उसी बेटा थर्ड वर्ल्ड को फिर बाद में क्या नाम दे दिया गया? डेवलपिंग कंट्री। तो फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड को 90 के बाद क्या बोल दिया गया? डेवलप कंट्री। और थर्ड वर्ल्ड को बोल दिया गया डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्री। इन्हीं को फिर विकासशील और अल्प विकसित देश में बांट दिया गया। और कोई प्रश्न? बेटा और कोई प्रश्न आपका हो तो पूछ लीजिए। बुक का मैंने आपको बताया कि बुक आपको जल्दी ही मिल जाएगी और आपको मैं पूरा बता दूंगा कैसे मिलेगी। एक बार आ जाए, वो प्रिंट होने गई हुई है, आई थिंक 1-2 दिन में आ जाएगी, है ना, तो कोई इशू नहीं है। और ये जो पीपीटीज हैं ये मैं कोशिश करता हूं कि आज आपको कैसे प्रोवाइड होगी, मैं भी बात करके आपको कोशिश करेंगे, जो आपका ग्रुप वगैरह है उसमें आपको भिजवा दी जाएंगी, ठीक है ना, तो उसमें कोई इशू नहीं है। और बुक जो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगी, दोनों मीडियम में मेरी बुक है, आपको दोनों मीडियम में मिल जाएगी। हाँ बेटा देखो, अभी जब प्रॉब्लम सोल्व हुआ तो क्लास ठीक से चल रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। मैं समझता हूँ कि देखो सिंपल सी बात है, आपका मेंस है तो आपके ऊपर भी दबाव है, हमारे ऊपर भी दबाव है कि हम जल्द से आपका काम पूरा कराएं, कोर्स पूरा कराएं और आप अच्छे से। देखो बेटा, आपका सिलेक्शन में तो हमारा भी तो फायदा होता है ना, हमें भी तो खुशी होती है कि आप सब लोग सिलेक्ट हो जाएं। मेरा बस चले मैं आप सबको सिलेक्ट करवा दूं, ठीक है ना, तो हम भी चाहते हैं आप सब सिलेक्ट हो। और आपका टाइम बहुत कीमती है, हम इस बात को जानते हैं, हम भी इसको करते हैं, लेकिन हो जाता है, लेकिन ध्यान रखेंगे आगे। और हाँ, कल क्लास नहीं होगी बेटा, कल मैं खुद पटना ही आ रहा हूँ। कल प्रोग्राम आप जानते ही होंगे, तो कल तो क्लास नहीं होगी, परसों इसी समय 6 बजे क्लास होगी मंडे को, तो कोई इशू नहीं है। और ज्यादा आपको लगेगा मैं लंबी क्लास ले लूंगा, 3-3 4-4 घंटे ले लूंगा, आप बिल्कुल तनाव मत लीजिए, ठीक है ना। बस नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कहीं भी कोई चीज समझ में नहीं आएगी उसको पूछिएगा, तो थोड़ा समय स्पीड बढ़ा लूंगा, ठीक है ना। अब मैं स्पीड बढ़ा भी सकता हूँ, मुझे लगता है थोड़ा, जैसे मैंने वर्ल्ड ऑर्डर बताया तो आपको एक डायमेंशन पूरी दुनिया का खुल गया होगा, ओपन हो गया होगा। तो चलिए, और कोई प्रश्न हो तो बोलिएगा, है ना। नहीं, क्लास बेटा 6 बजे। बेटा जापान का सैनिक का ये था कि जापान की जो पॉपुलेशन है बेटा वो ओल्ड पॉपुलेशन है, और बूढ़ा व्यक्ति 80 साल का व्यक्ति 47 लेके चलेगा क्या? चीन की आबादी बूढ़ी होने लग रही है ना। और देखो बेटा क्या होता है कि युवा आबादी बड़ी होनी चाहिए, आर्मी के लिए भी, डेवलपमेंट के लिए भी, है ना। युवा आबादी इंडिया के पास ज्यादा है, तो इंडिया मिलिट्री में खूब अच्छे सैनिक बढ़ सकता है, कर सकता है ना। लेकिन आज क्या, सैनिक के साथ साथ टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस है। आप पहले भी सैनिक ज्यादा हो गए तो क्या हुआ, एक बंदा अकेला बैठा है, हाई टेक्नोलॉजी की गन उसके पास में है, तो एक गन से अगर आप राइफल लेके पहुंचेंगे तो 100 को अकेले भारी पड़ेगा। तो आज टेक्नोलॉजी का भी जमाना है।